बच्चों आज हम ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे बच्चों को इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है क्योंकि हमने डायरेक्ट करंट तो पढ़ा हुआ है, 10वीं में भी पढ़ा था, ऑलरेडी 12वीं में भी पढ़ा, बट जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करते हैं तो चीजें काफी हिल जाती हैं। तो लोग उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लगाने की कोशिश करते हैं बट वो कॉन्सेप्ट्स लगते नहीं है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते। तो टाइम वेस्ट करे बिना लेट अस स्टार्ट ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। जो पहला पार्ट है इस वीडियो का, उसमें हम बात करना चाहेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट में क्या फर्क होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट बेसिकली जब इसे एसी बोलते हैं, वो एक ऐसा करंट होता है जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहती है। मतलब क्या है इस बात का बच्चों, जैसे अगर आप यहां पे नोटिस करते हैं तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं करंट वर्सेस टाइम के ग्राफ के, और हमें यह सोचना है कि इनमें से कौन सा करंट ऑल्टरनेटिंग करंट है और कौन सा करंट डायरेक्ट करंट है। तो जैसे ये जो हमारे पास ग्राफ है, अगर करंट कांस्टेंट है विद टाइम, तो ये तो बहुत ही बिल्कुल क्लियर है कि ये तो डीसी करंट है, तो मतलब बहुत मोस्ट ऑब्वियस डीसी करंट है। अब सपोजिटली करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो इन दिस केस बहुत सारे बच्चों को लगता है ऑल्टरनेटिंग करंट है, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि डायरेक्शन हमें देखनी है। तो जब करंट पॉजिटिव है तो एक डायरेक्शन में, जब नेगेटिव है तो दूसरी डायरेक्शन में, बट यहां पे करंट हमेशा पॉजिटिव है तो इसमें डायरेक्शन नहीं बदल रही, तो ये भी हमारा डीसी करंट या डायरेक्ट करंट कैटेगरी में आएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि करंट कभी नेगेटिव है और कभी पॉजिटिव है, तो यहां पे डायरेक्शन बदल रही है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट होगा या डीसी करंट होगा। अब बच्चों को लग रहा है डायरेक्शन बदल रही है बिल्कुल, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट होना चाहिए, बट वो जो डायरेक्शन है दैट नीड्स टू चेंज पीरियोडिकली, वो एक बार ही बदल के नहीं रहना जानी चाहिए, तो ये जो करंट है ये भी डीसी करंट। फिर अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं इन दिस केस देखिए कभी करंट पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव हो गया फिर नेगेटिव हो गया, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली बदलती जा रही है बार 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 बार, तो इन दिस केस ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का एग्जांपल है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप स्पीड अप कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप स्लो डाउन कर सकते हो। मैं एक नॉर्मल पेस पे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप नॉर्मली देखो तो आपको समझ आ जाए। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का ठीक है, हमने समझ तो लिया कि कैसे होता है। अब हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट का फंक्शन किस तरीके से अज्यूम करते हैं, या क्या डिफॉल्ट फंक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट का माना जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम मानते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अगेन अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट है, वहां से आपको समझ आ रहा होगा कि साइन कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, पीरियोडिकली अपनी वैल्यूज को चेंज करता रहता है। तो ये जो करंट है इसका साइन भी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा, विच मींस की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। अब इस एक्सप्रेशन में हमें कुछ टर्म्स ध्यान रखने हैं। पीक वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगी, यहाँ पे जो पीक वैल्यू है हमारे पास, तो ये जो टर्म है हमारा, इसको हम लोग पीक वैल्यू ऑफ द करंट बोल देते हैं आई नॉट, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट यहां पे होने वाला है, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो आई नॉट इंटू 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। इस केस में अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी माने, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ये ओमेगा है हमारा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है रेडियन पर सेकेंड, और जो हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए अगर आप उससे रिलेशन देखेंगे तो ओमेगा जो होता है वो 2 पाई एफ होता है। होपफुली आपको ये बात समझ आ जाएगी। एक और चीज यहां पे हमारे पास आती है फेज एंगल। ये साइन तो एक किसी एंगल का लिया जाता है जनरली, तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है हमारे पास, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं फेज एंगल। तो यहां पे ये जो टर्म है ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, ये हमारा फेज एंगल होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे क्या फेज है, तो उसका मतलब ये एंगल क्या है, ये पूछा जा रहा है। अगर यहां पे हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के फंक्शन की बात करेंगे, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो फंक्शन है वो भी बहुत सिंपल सी बात है, कुछ पीक वैल्यू होगी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इनटू साइन ऑफ फेज एंगल, कुछ इस तरीके से आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का फंक्शन भी आ जाएगा। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ रहे हैं, बट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट सिमिलर बातें हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे पहली बात जो हमारे सामने आती है वो आती है कि अगर हम एक डीसी एमीटर जो हमारा होता था, जो मूविंग कॉइल ग्लैनोमीटर वगैरह जैसी चीजों पे बेस्ड होता था, अगर हम उसको एक ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में लगाएं
तो वो क्या मेजर करने वाला है, क्योंकि सर्किट में तो कंटिन्यूसली करंट चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो वो क्या वैल्यू करंट की मेजर करने वाला है। अब इसकी बात जब हम करते हैं तो अब देखिए इसकी काम कैसे करता है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल हमारा डीसी एमीटर होता है वो काम ऐसे करता है कि उसमें जो टॉर्क लगती है वो एम क्रॉस बी, अगर आप लोगों को मैग्नेटिज्म चैप्टर की थोड़ी बहुत याद आ रही है तो वो एम बी साइन थीटा और एम बी साइन 90 डिग्री, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है इनटू करंट इनटू बी, तो ऐसे कुछ हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। तो ये टॉर्क हमारे पास आ जाता है एंड दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू, जो कॉइल होती है, जो स्प्रिंग होती है, तो ये जब घूमता है इधर की तरफ तो वो जो टॉर्क है वो सी थीटा के बराबर आ जाता है। तो बच्चों ये जब सी थीटा के बराबर आ जाता है तो वहां से हमारे को थीटा पता चल गया, तो थीटा पता चल गया, थीटा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, तो हमें ये बात पता चल जाती है कि डिपेंडिंग अपॉन कितना थीटा है करंट की वैल्यू क्या होने वाली है। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। अब यहां पे समझने वाली बात है कि अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं डीसी एमीटर के अंदर तो फिर इन दैट केस करंट आपका कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। अब जब करंट वेरी कर रहा है तो टॉर्क वेरी कर रहा है, टॉर्क वेरी कर रहा है, तो जो थीटा एंगल है वो भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। और जनरली जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, विच इज चेंजिंग 50 टाइम्स इन 1 सेकेंड, मतलब 50 साइकिल उसकी कंप्लीट हो रही है 1 सेकेंड के अंदर। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो बहुत जल्दी 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 चेंज होगा, मतलब मेरा हाथ जो भी मूव किया तो बहुत स्लो मूव किया है, तो उतनी देर में अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमारी नीडल है, जो ये थीटा है, जो नीडल पॉइंट कर रही है, ये भी तो एकदम से कंटिन्यूअसली बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगी। इफेक्टिवली एक्चुअली खुद का इनर्शिया भी तो कुछ होगा, तो वो मूव ही नहीं करेगी और वो बेसिकली मिडिल में फिक्स हो जाएगी। बहुत बार ऐसी बात भी बोल देते हैं कि जो डीसी एमीटर है वो एक एवरेज करंट को मेजर करता है, और यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में एवरेज करंट जो हो जाएगा वो जीरो जाएगी, करंट ऊपर नीचे वेरी होता जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू तो उसकी जीरो हो जाएगी। तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगेन तो रीडिंग ऑफ डीसी एमीटर व्हेन एसी इज पास थ्रू इट इज इक्वल टू जीरो। अगर प्योरली ऑल्टरनेटिंग करंट अगर उससे पास किया जाएगा तो उसकी जो रीडिंग होगी वो जीरो होगी, कुछ वो निडल मूव ही नहीं करेगा एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो बेचारा एमीटर डैमेज ही हो जाए। अब हम क्या करते हैं भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट हमें मेजर तो करना ही है, तो हम किस तरीके से मेजर करते हैं? वी यूज दिस न्यू एमीटर जिसको हम बोलते हैं थर्मल एमीटर। अभी थर्मल एमीटर क्या होता है? ये बेसिकली रादर देन मेजरिंग द टॉर्क ऑन द बेसिस ऑफ विच थीटा निकालने की जगह वो क्या करता है, वो बेसिकली मेजर करता है कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है। और हीट प्रोडक्शन में एक अच्छी बात ये होती है कि एक रेजिस्टर में चाहे करंट इधर जाए चाहे करंट इधर जाए, हीट हमेशा प्रोड्यूस ही होगी। तो अगर आप हीट प्रोड्यूस की बात कर लेंगे तो डायरेक्शन से उस बात में फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप वहां पे करंट की वैल्यू मेजर कर पाओगे। एंड अगेन आपको ये बात तो पता ही है कि जो हीट होती है वो आई स्क्वायर आर, तो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होता है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुई है वो आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाएगा। तो यहां से आई की वैल्यू अगर लिख सकते हैं तो हम अंडर द रूट एच बाई आर टी लिखते हैं। बेसिकली ये डिटेल में जाने की बहुत ज्यादा हमारे को जरूरत नहीं है, हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि जो थर्मल एमीटर होता है वो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? आरएमएस वैल्यू। आप कहेंगे आरएमएस क्या होता है? मेरे बच्चों ये होता है रूट मीन स्क्वायर। बेसिकली क्या करना है हम लोगों को, अब जैसे हम करंट की आरएमएस वैल्यू निकालना चाहते हैं अगर, तो हम लोग बेसिकली ये कहेंगे कि आई स्क्वायर को आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो उसकी मीन वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और टी से डिवाइड कर दीजिए और फिर उसका रूट ले लीजिए। तो एक्चुअली में कुछ इस तरीके की फीलिंग है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1 और 3 हमारे पास हैं और 1 और 3 का रूट मीन स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे? 1 स्क्वायर करोगे, 3 स्क्वायर करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो ये स्क्वायर की मीन वैल्यू आ गई और अब इसका रूट ले लिया हम लोगों ने, तो ये कितना हो जाएगा? 10/2 रूट 5 हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसकी आरएमएस वाला जो मीन है वो आ जाएगा। However, अब फंक्शंस में तो ऐसी बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज होती है तो उनको हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अगेन यू कैन रिमेंबर वन सिंपल थिंग कि जब भी हमारे पास आई आरएमएस हमें निकालना है तो हमें आई स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल ऐसे कुछ करना पड़ेगा। और अगर मैं करंट का फंक्शन कुछ इस तरीके से अज्यूम कर लूं कि करंट इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इन दैट केस आप समझ सकते हैं कि आरएमएस के लिए आई स्क्वायर की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर ऐसे कुछ आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप? देखो ये चीज आप लोगों को मैथ्स में समझ आनी आ सकती है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी बाई 2 लिख सकते हैं, एंड देन वी कैन नाउ फ्रॉम देयर वी कैन इंटीग्रेट इट एंड वी कैन गेट सम एक्सप्रेशन
फॉर ओमेगा, सॉरी मतलब फॉर देन वी कैन पुट दीज वैल्यूज एंड वी कैन गेट द फाइनल आंसर टू दिस। एंड जब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको तो याद रखना है, देखो ये सब इसकी प्रूफ है, वो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, डाउट है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता देना, ठीक है, आई विल हैंडल दैट। बट अदरवाइज जो आपको जो वैल्यू याद रखनी है, जो बात याद रखनी है वो ये है कि अगर आपको करंट दे रखा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, एक एसी एमीटर आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट मेजर करेगा और जो इसकी आरएमएस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आई नॉट बाई रूट टू। सम ऑफ यू माइट फील कि भैया वो आई नॉट क्यों नहीं मेजर कर रहा, वो आरएमएस वैल्यू क्यों मेजर कर रहा है, उसमें हम नहीं जाते हो, मैथमेटिकल सी बात है। और एक बात ये समझने की कोशिश करो, आई नॉट, आरएमएस, जीरो, ये तो सब पॉसिबल वैल्यूज है ना। करंट तो सर्किट में कंटिन्यूअसली बदलता जा रहा है, कभी आई नॉट है, कभी आई नॉट बाई रूट टू है, कभी जीरो है, कभी आई नॉट बाई टू है, कभी आई नॉट बाई थ्री है, सारी वैल्यूज हो रही है करंट की। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मेजर कर रहे हैं जो आरएमएस वैल्यू है, तो दैट इज आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है। सिमिलरली अगर वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी है और आपसे पूछे जाए आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, तो आपको ये समझना है कि जब भी साइन वाला फंक्शन होता है तो आरएमएस वैल्यू के लिए जो ये एम्पलीट्यूड वाला जो टर्म होता है हमारा यहाँ पे, उसको हम लोग रूट टू से डिवाइड कर देते हैं। दैट इज बेसिकली योर आरएमएस वैल्यू। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन, and also I would ask you to share this video with your friends so that we can make this more accessible to all the students. Let us move on to our next topic, and our next topic is elements in an AC supply. So बच्चों जो है हमारा next topic है which is elements in an alternating current circuit. इसमें देखो क्या हमें समझना पड़ता है कि जो हमारे पास तीन एलिमेंट्स है जो हमने पढ़े, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, और इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर एक किस तरीके से ये डीसी सर्किट में बिहेव करते हैं हमने बात करी है कि जब एक सेल और रेजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और एक सेल और कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, और सेल और इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स को इन एलिमेंट्स के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाए तो किस तरीके से हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन फिगर आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा सबसे अच्छा दोस्त रेजिस्टर है, ठीक है, नाम थोड़ा सा बुरा दे रखा है उसे, बट है वो अच्छा दोस्त हमारा, क्योंकि उसमें हमारा करंट बहुत ही अच्छे तरीके से वेरी करता है कि जो करंट की वैल्यू V बाई आर है, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई द रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, उसी को मैंने अप्लाई कर दिया। मान लेते हैं V जो हमारे को दे रखा है V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, वही ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं करंट की बात करता हूँ विच इज V बाई आर, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई डिवाइडेड बाई आर, ऐसे कुछ आ जाएगा। जिसको अगर लिखना चाहो तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि V नॉट अपॉन आर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पे बहुत बार एक चीज सोची जाती है कि जो करंट की जो पीक वैल्यू है वो हमें समझ आ रही है कितनी हो जाएगी, ये देखो ये जो वैल्यू है हमारी करंट की पीक वैल्यू है वो V नॉट बाई आर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि जो वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस की पीक वैल्यू, कोई टेंशन नहीं है। और एक और बात यहां पूछी जाती है, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। अब वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, करंट का फेज एंगल क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, तो उनका फेज डिफरेंस कितना है, जीरो, विच मींस V एंड I आर इन फेज। जो इनका फेज डिफरेंस है वो जीरो है, तो इसको हम ऐसे बोल देते हैं कि ये दोनों इन फेज, उनके में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब आप डोंट वरी अबाउट द वर्ड्स, एज वी टॉक अबाउट फेज डिफरेंस मोर, तो आपको समझ आएगा कि इस बात की क्या रेलेवेंस है। आगे चलते हैं मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। हाउ विल द कैपेसिटर बिहेव। थोड़ा सा फंक्शन सिंप्लीफाई कर दिया मैंने कि ताकि कैलकुलेशन वगैरह आसान हो जाए हमारी। तो V इज इक्वल टू, अगर V नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो इन दैट केस कैपेसिटर में करंट कितना होगा, दैट इज व्हाट वी वांट टू जज। तो अब कैपेसिटर में अगर आप देखोगे तो करंट का और वोल्टेज का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि V इज इक्वल टू आई क्यू या Q बाई आई इज इक्वल टू V, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है कैपेसिटर में, Q का रिलेशन होता है चार्ज का वोल्टेज के साथ। तो चार्ज जो होता है वो CV होता है, तो अगर वो CV हो जाएगा तो V की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे कुछ V नॉट साइन ओमेगा टी हमें दे रखी है, तो CV नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे कुछ कैपेसिटर में इस तरीके से आ जाएगा। और जो करंट होता है मेरे बच्चों वो होता है dQ बाई dt। तो जब करंट dQ बाई dt होता है तो Q हमारे पास एट एनी टाइम t अगर आ गया तो हम dQ बाई dt करंट तो निकाल ही सकते हैं ना। तो dQ बाई dt निकालते समय क्या हो जाएगा, CV नॉट
और साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। और आपको पता है कि टी का कोफिशिएंट ओमेगा है, तो ओमेगा यहाँ पे बाहर आ जाता है। तो इवेंचुअली अगर आप यहां पे देखोगे तो आप इसे लिख सकते हो ओमेगा सी वी नॉट इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। अब जब आप इसे इस तरीके से लिख सकते हो, तो अगर कोई पीक वैल्यू ऑफ करंट यहां पे आपसे पूछ ले तो पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगी इन दिस केस? पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है वो हो जाएगी ओमेगा सी वी नॉट। ये वाला जो टर्म है हमारे पास, कोई बहुत कंफ्यूजिंग बात तो है नहीं हमारे हम लोगों को। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो 1.25x टाइप्स कुछ देख सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फेज डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे v और i के बीच का। अब जब इस बार जब मैं फेज डिफरेंस देखूंगा v और i के बीच का, तो अब इस बार आपको लग रहा है इस बार भी तो फेज एंगल, जो वोल्टेज का फेज एंगल है वो ओमेगा टी है और जो करंट का फेज एंगल है वो ओमेगा टी है। नहीं मेरे बच्चों, गलती हो गई, यहाँ पे साइन है वहां पे कॉस है, तो वहां पे साइन बना लेते हैं ना हम लोग, ताकि दोनों तो ट्रिग्नोमेट्री तो सेम ही हो ना, जो फंक्शंस हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लिख सकते हैं ओमेगा सी वी नॉट। अब साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 प्लस कॉस ओमेगा टी या माइनस कॉस ओमेगा टी में से एक होना चाहिए। और हमें पता है कि कॉस साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस कॉस ओमेगा टी हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इस बार जब आप फेज एंगल देखोगे तो इधर का फेज एंगल ओमेगा टी है, इधर का फेज एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई की अगर हम जब बात करेंगे इस बार, तो वो पाई बाय 2 आ जाएगा। और अगर आप नोटिस करेंगे तो ये बात आपको याद रखनी है कि इन कैपेसिटर करंट इज अहेड ऑफ पोटेंशियल, करंट इज अहेड ऑफ पोटेंशियल। ये याद रखने के लिए बताया, कैपेसिटर के पहले 3 लेटर है ये। करंट इज अहेड ऑफ पोटेंशियल बाय एन एंगल पाई बाय 2। कैसे पता करंट? ये करंट का एक्सप्रेशन है, इसमें प्लस पाई बाय 2 आ रहा है, तो करंट आ गया पोटेंशियल से पाई बाय 2 में। तो अगेन यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है उसकी वैल्यू ये आ रही है। आई विल टॉक गिव यू एन इजियर वे टू रिमेंबर दिस, डोंट वरी। और उसके अलावा जो फेज डिफरेंस है वो ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, पाई बाय 2 का। और कौन आ गया? करंट आ गया पोटेंशियल से। अब देखो एक हम टर्म डिफाइन करते हैं विच इज रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या टर्म डिफाइन करते हैं बच्चों? रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है हमारे पास, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x। उसकी वैल्यू होती है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट, v नॉट बाय आई नॉट। v बाय आई नहीं है मेरे बच्चों, क्या है? v नॉट बाय आई नॉट है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन √2 से ऊपर नीचे दोनों तो डिवाइड करके वी आर एम एस बाई आई आर एम एस बी से लिखा जा सकता है। दोनों चीजें पक्का से ओके हैं। अब वी नॉट तो क्वेश्चन में वी नॉट ही था, आई नॉट की जो वैल्यू थी वो थी ओमेगा सी वी नॉट। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को जब डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आ रहा है? 1 बाई ओमेगा सी। तो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट का जो रेशियो है 1 बाई ओमेगा सी आ जाएगा हमारे पास। और इंटरेस्टिंग बात है, इसकी यूनिट्स ओम होगी, क्योंकि वोल्टेज और करंट का रेशियो तो वोल्टेज और करंट का रेशियो तो ओम रेजिस्टेंस होता था, तो यूनिट तो सेम ही रहेगी। बट हाँ, इसका नाम हमने कैपेसिटेंस के लिए कुछ दे दिया, रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर हम लोगों ने इसका नाम कुछ पुट कर दिया है। अगेन अगर आप नोटिस करते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्किट है कुछ है जहां पे कैपेसिटेंस उसकी 50 माइक्रोफैरेड है, और उस सर्किट में जो ओमेगा है, जो रेडियन पर सेकंड जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 100 पाई है, तो अगर यहाँ पे पीक वैल्यू वोल्टेज 200 वोल्ट दे रखी है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी? तो हमें बड़े सिंपल सी बात है, ये समझना है कि जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ करंट का रेशियो है वो एक्सी के बराबर है। तो हम लोग बोल देते हैं जो पीक वैल्यू ऑफ करंट जो हो जाएगी वो वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्सी हो जाएगी। वही जो रेजिस्टेंस में जो फीलिंग हम लोग को आती थी कि करंट वॉज वी बाई आर या फिर वी वॉज करंट इन टू आर, तो whatever that feeling is, तो v नॉट बाई एक्सी कुछ आ जाएगा। अब एक्सी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? 1 बाई ओमेगा सी के हिसाब से निकाली जाएगी। बच्चों अगर नहीं समझ आ रहा हो तो डू पुट दैट डाउन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू देम, डोंट वरी अबाउट देम। जस्ट खुल बिना टेंशन के उसमें डाल दीजिएगा। 100 पाई इंटू कैपेसिटेंस कितना है? 50 माइक्रोफैरेड, 50 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। एंड अगेन जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आई थिंक 5000, ये 200 अपॉन पाई ओम, इतना आपका रिएक्टेंस ऑफ दिस कैपेसिटर आ जाएगा। और अगर हम पीक वैल्यू ऑफ द करंट की बात कर रहे हैं तो वो 200 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 200 अपॉन पाई
ओम, ऐसे कुछ हम निकाल सकते हैं, विच विल बी पाई एम्पियर और 3.14 एम्पियर आपकी यहाँ पीक वैल्यू ऑफ द करंट आ जाएगा अगर ये सिचुएशन है तो। सो आई होप मेरे बच्चों आपको ये बात समझ आ रही है कि जब भी एक कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक सप्लाई के अक्रॉस तो उसमें कुछ करंट फ्लो करेगा और वो जो करंट होगा उसकी पीक वैल्यू V नॉट बाई एक्सी हो जाएगी और वो जो करंट होगा उसका फंक्शन जो है वो π/2, उसका जो फेज एंगल है वो π/2 ज्यादा होगा इन केस ऑफ कैपेसिटर। अब ऐसी बात इंडक्टर के लिए भी कर लेते हैं। अच्छा, एक नोट भी हमने यहां लिखा हुआ है कि एक्सी जो है वो वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस का रेशियो है, सॉरी वोल्टेज पीक वोल्टेज बाई पीक करंट का रेशियो है। बट ये हम इसे रेजिस्टेंस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस। प्लीज अंडरस्टैंड, एक्सी इज नॉट V बाई आई, वोल्टेज बाई करंट का रेशियो नहीं है, क्योंकि वोल्टेज का एक्सप्रेशन तो जब यहां पे हमने देखा था वो था V नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था वो जो एक्सप्रेशन था वो था ये ओमेगा सी वी नॉट साइन कॉस ओमेगा टी, तो वो था ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो बिल्कुल 1 बाई ओमेगा सी तो आ रहा है, बट साइन ओमेगा टी अपॉन कॉस ओमेगा टी क्या आ रहा है, tan ओमेगा टी आ रहा है। अब ये थोड़ी ना हमारा एक्सी था, तो रिएक्टेंस इज नॉट V बाई आई, क्योंकि V बाई आई तो ये आ रहा है ना, रिएक्टेंस क्या है, वो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय द पीक वैल्यू ऑफ करंट है, एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 1 बाई ओमेगा सी। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू हिट दैट लाइक बटन, अदरवाइज अगर नहीं अच्छा लग रहा तो फिर आप देखना बंद करोगे। बट आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, हमने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है, एंड एक एक कंटेंट को अलाइन करना कि क्या चीज आपके लिए रेलेवेंट है ताकि आपको अच्छे से समझ आए सब कुछ, तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। सो आई होप यू कैन अप्रिशिएट दैट। इंडक्टर्स की बात करते हैं कि एसी सर्किट के अंदर इंडक्टर्स कैसे बिहेव करेंगे। अब इंडक्टर्स के लिए बड़ी सिंपल सी कहानी है मेरे बच्चों। अगर मैं मान लेता हूँ V इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी मान लेते, चलो इस बार यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर, तो अब हमें ये बात पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी है। अब इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMI वाली वीडियो में आपने देख लिया होगा कि वो LdI/dt होता है। जो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो LdI/dt के बराबर होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे कुछ। तो अगर आपको ये बात समझ आती है तो आपको समझ आ गया V इज इक्वल टू LdI/dt। और अगर आप देखिए dt को इधर ले जाएं, dt टर्म को इधर की तरफ ले जाएं, l को नीचे ले जाएं, तो di की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि V नॉट बाई एल इंटू कॉस ओमेगा टी dt, ऐसे इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। और जब हमारे पास इस तरीके से आ गया तो फिर अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी है तो इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, तो कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा, और L तो ऑलरेडी था ही हमारे पास, तो इफेक्टिवली जब आप नोटिस करेंगे तो V नॉट अपॉन ओमेगा L इंटू साइन ओमेगा टी, ये आपका यहां पे करंट आ जाएगा। अगेन फिर से मेरे सामने एक क्वेश्चन आता है कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितनी है, सॉरी पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है। पीक वैल्यू वोल्टेज तो V नॉट दे रखी थी, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है, वो हमारा ये वाला टर्म है जो साइन ओमेगा टी के आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है V नॉट बाई ओमेगा L। और जब वो टर्म हमें पता चल रहा है कि V नॉट बाई ओमेगा L है, तो अगर हम आपसे ये बात कर लें कि रिएक्टेंस कितना होगा इंडक्टर का, अगर मैं ये बात कर लूं तो V नॉट बाई आई नॉट या VRMS बाई IRMS, V नॉट तो V नॉट है। अभी हमने कितना निकाल लिया, पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना निकाल लिया, V नॉट बाई ओमेगा L। और जब हमने V नॉट बाई ओमेगा L निकाल लिया तो ये ओमेगा L के बराबर आ गया, V नॉट कैंसिल आउट हो गए। तो आपको समझ आ गया कि जो रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है वो ओमेगा L हो जाता है। इट्स समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर जो है वो ओमेगा L हो जाता है, एंड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर जो है वो 1 बाई ओमेगा सी आ जाता है। एक और पॉइंट यहां पे हमारे सामने आ रहा है कि फेज डिफरेंस कितना होगा V और I के बीच में, क्या कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा वोल्टेज और करंट के बीच में। तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है V नॉट कॉस ओमेगा टी और करंट का एक्सप्रेशन है दिस I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे आप कहोगे कि ओमेगा टी में फेज डिफरेंस 0 है, बट फिर से समझ आ गया कि एक जगह साइन है एक जगह कॉस है, तो हमें दोनों को सेम करना है। या तो आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, ऑल ऑफ दैट इज परफेक्टली ओके। जैसे अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करता हूं तभी जैसे ऊपर भी मैंने किया था, कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो यहां पे वोल्टेज आगे हो गया, तो इस बार पोटेंशियल इज अहेड ऑफ करंट। तो ऐसे याद रख लेता हूं मैं कि कैपेसिटर में करंट आगे होता है पोटेंशियल से,
यहां पे पोटेंशियल आगे है करंट से बाय एन एंगल π/2। इस बार पोटेंशियल आगे है करंट से बाय एन एंगल π/2। अगेन मेरे बच्चों, हम कोशिश कर रहे हैं दैट वी ब्रिंग अ वीडियो टू यू एवरी थर्सडे, ताकि आप लोग अपने 12th के चैप्टर्स को धीरे धीरे करके रिवाइज कर सको सारे चैप्टर्स को, और उसमें आपका लेवल अच्छे से डेवलप हो पाए, ताकि या चाहे आपके बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपका जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, हम आपको उसकी हेल्प कर सकें। हो सकता है कि आपको कुछ और भी इसमें सपोर्ट हमसे चाहिए हो, तो डू पुट दैट इन कमेंट्स। आई विल मेक श्योर दैट आपकी इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहूंगा, और इस नैया को पार लगाना है अगर आप साथ लगे रहोगे तो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है। देखो, जैसे मान लेते हैं कि इंडक्टर है हमारे पास, 100 मिली हेनरी उसका इंडक्टेंस है। फ्रीक्वेंसी यूएस के अंदर 60 हर्ट्ज की आती है, इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी जो ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है वो 50 हर्ट्ज की होती है। अब अगर मैं इसी इंडक्टर की, यही सेम इंडक्टर जो है, इसकी ओमेगा देख रहा हूं, अगर एक्सेल और एक्सेल निकालूं इंडिया में और सेम इंडक्टर का एक्सेल निकालूं यूएस में, तो क्या वो सेम आएगा? नहीं सेम आएगा भाई। जो इंडक्टेंस है वो ओमेगा है, तो ओमेगा पे भी तो डिपेंडेंट है, तो ओमेगा अलग है तो बिल्कुल अलग आना चाहिए। पहली बात, ओमेगा कितना है? यूएस का जो ओमेगा हो जाएगा वो 2πf, हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 पाई रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इंडिया का जो ओमेगा हो जाएगा वो 2πf के हिसाब से 100 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, 2 पाई इंटू 50 करेंगे तो। एक्सेल की अगर मैं बात करूंगा तो वो हो जाएगा ओमेगा एल, तो ओमेगा एल के हिसाब से कितना हो गया? 100 मिली हेनरी जो है वो 10⁻³ है, और सॉरी ये तो एल है, और जो ओमेगा है वो 120 पाई है। तो जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट सम आंसर। तो 12 पाई इक्वल टू, थोड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 12 पाई ओम इन यूएस। इन इंडिया जो हमारा 50 हर्ट्ज का जो ये सेम इंडक्टर 100 मिली हेनरी का है, तो ओमेगा एल इस बार जब बात करेंगे तो 100 पाई इंटू एल जो है वो 100 मिली हेनरी है, 10⁻³ विच विल बी इक्वल टू 10 पाई ओम। मतलब सेम डिवाइस, बिकॉज इंडिया में फ्रीक्वेंसी अलग है और यूएस में फ्रीक्वेंसी अलग है, वो सेम डिवाइस डिफरेंटली बिहेव करता है दोनों जगह पे। तो आप ऐसे करस्पॉन्डिंगली डिवाइसेस को यूज नहीं कर पाते हो बहुत बार, कि यूएस के डिवाइस को सीधे इंडिया के प्लग में लगाया और चल गया। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। अगेन वन ऑफ द रीजन इज देयर इज अ डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। देयर इज वन मोर थिंग, दूसरी चीज ये कि यूएस के अंदर जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो 110 है। अगर आप इस इंडक्टर को यूएस में लगाते हो तो उसमें करंट की पीक वैल्यू क्या होगी? अब करंट की पीक वैल्यू के लिए आप कहते हो कि भैया मुझे V0/XL करना है, वही जो हमने कहा रेजिस्टेंस वाली फीलिंग है एक्सेल की, ठीक है। तो अब V/R जैसे हम करते हैं, V0/XL कर लिया हमने, तो V0 की जो वैल्यू है वो है 110। एक्सेल अभी हमने निकाला कितना है? 12 पाई, तो ऑलमोस्ट 10/पाई, मतलब 11-12 को ऑलमोस्ट कैंसिल कर लेंगे। 10/पाई की जब वैल्यू निकालेंगे तो ऑलमोस्ट 3 एम्पियर के अराउंड कुछ करंट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, कि यूएस में इस इंडक्टर को कनेक्ट करने में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। इंडिया के अंदर अगर इस इंडक्टर को कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा? तो 220 वोल्ट, नहीं अब इंडिया में V0 नहीं है, सॉरी ये ना मैंने गलत लिख दिया, ये आरएमएस वैल्यूज है, ये भी इंडिया की आरएमएस वैल्यू है और ये भी आरएमएस वैल्यू आ रही है। सो दैट इज परफेक्टली ओके, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। ये आरएमएस वैल्यू है इंडिया की और ये भी आरएमएस वैल्यू है। अगर हम निकाल रहे हैं करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरएमएस वैल्यू कितनी इंडिया की? 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय जो हमारे पास रिएक्टेंस है इस इंडक्टर का। रिएक्टेंस कितना आया था? 10 पाई रिएक्टेंस आया था, 10 और 10 कैंसिल हो गया, तो 22 डिवाइड बाय 3.14 हमारे पास आ जाएगा। करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 7 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, वो सेम इंडक्टर जब आप उसे यूएस के सर्किट में कंप्लीट कनेक्ट करते हैं 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इंडियन सर्किट में कनेक्ट करते हैं 7 एम्पियर फ्लो कर रहा है। बशर्ते आपके डिवाइसेस खराब होंगे ऐसे करने पे, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है, हम डायरेक्टली उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं जो करस्पॉन्डिंग दूसरी कंट्रीज के डिवाइसेस होते हैं। अब इस चक्कर में डिवाइसेस की रेटिंग, क्योंकि लोगों को पता है ट्रैवल करते हैं लोग, तो डिवाइसेस की रेटिंग इस तरीके से की जाती है कि वो 100 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच में कहीं भी काम कर सकते हैं, ताकि वो यूएस में भी काम कर ले और इंडिया में भी काम कर ले और किसी और कंट्री में भी काम कर रहे हो तो वहां पे भी कुछ चेंज है तो उसमें भी काम कर ले, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन भी हैंडल कर ले। अब बस ये समझना मेरे बच्चों, मेन बात जो हम समझे हैं अभी तक,
अब हमारे पास ये हो जाएगा कि हम किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आई दे रखा हो तो वी निकाल लेंगे, और वी दे रखा होगा तो हम किसी भी एलिमेंट के लिए आई निकाल लेंगे। ये बेसिक बात हमें समझनी होगी। जो इसके स्टेप्स हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, दो स्टेप्स हैं, दो चीजें देखनी है। मैं एक तो पीक वैल्यू देखनी है और फेज डिफरेंस की चीज को यूज करना है। अभी हमने फेज डिफरेंस की बात तो कर ली ना कि कैपेसिटर में करंट एड ऑफ पोटेंशियल बाई पाई बाई 2 है, इंडक्टर में पोटेंशियल एड ऑफ करंट बाई पाई बाई 2 है, रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। पीक वैल्यू की बात कर ली, रजिस्टर में वी नॉट बाई आर है, इंडक्टर में वी नॉट बाई एक्सएल है, कैपेसिटर में वी नॉट बाई एक्सी है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे को क्वेश्चन दे रखा है C इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड और VC ये दे रखा है, और यहाँ पे कोई आपसे IC पूछ लेगा तो आप किस तरीके से निकालोगे? कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता है जो करंट आप निकालोगे सबसे पहले आप सोचोगे पीक वैल्यू कितनी हुई करंट की। पीक वैल्यू ऑफ द करंट जब आप सोचोगे तो आप कहोगे जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की जो यहाँ पे 100 है डिवाइडेड बाय XC करोगे। अब XC सोचेंगे कि कितना है, XC हमें पता है 1/ωc। अब तो आपने फॉर्मूला याद कर ही लिया ना जो हमने इतनी देर पढ़ा, 1/ωc हमारा XC है, और जो ओमेगा की वैल्यू है वो 50 है, कैपेसिटेंस 100 माइक्रो इज 10 रेज़ टू द पावर -6, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ऊपर चला जाएगा 200 ओम, ये आ जाएगा। तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है 100/200, 100 वोल्ट बाई 200 ओम, ये पीक वैल्यू ऑफ द करंट आ जाएगी इनटू। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा ये साइन 50t है। क्या है मेरे बच्चों? साइन 50t है। और करंट की वैल्यू निकाल लो। करंट पोटेंशियल से आगे होता है पीछे होता है? करंट आगे होता है बाई पाई/2 इन कैपेसिटर। तो अगर करंट पाई/2 से आगे होता है तो प्लस पाई/2 करंट के फंक्शन में हम करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा विच विल बी इक्वल टू 1/2 0.5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आपका करंट एट एनी टाइम टी का फंक्शन पता चल जाएगा आपको अगर एक कैपेसिटर को आप उस सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट कर दे रहे हो। सिमिलरली मेरे बच्चों इसमें जस्ट इस वाले टॉपिक में एक और क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर इंडक्टर हमारा 1/पाई हेनरी है, करंट 2 cos 100 पाई टी है, तो अगर आपसे पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाएगी तो आप पहले ये सोचोगे पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू कितनी होगी। अब जब मैं ये सोचूंगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू कितनी होगी तो मुझे समझ आएगा कि यार उसके लिए मैं क्या करूंगा, करंट की पीक वैल्यू विच इज 2 इंटू जो रेजिस्टेंस वाली फीलिंग IR वाली फीलिंग है तो इंटू एक्सएल करूंगा। अब मेरे को इसका मतलब एक्सएल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो एक्सएल जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओमेगा एल, और ओमेगा एल कितना हो जाएगा? ओमेगा है 100 पाई यहाँ पे, क्योंकि ये ओमेगा टी होता है ना, तो ये जो कोफिशिएंट है 100 पाई है, इंटू एल की वैल्यू 1/पाई है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 100 ओम यहाँ पे हमारा ओमेगा आ जाएगा, अच्छा एक्सएल आ जाएगा। तो 2 एम्पियर इंटू 100 ओम, ये हमारा पीक वैल्यू वोल्टेज आ गया, इंटू यहाँ पे देखिए करंट के लिए कॉस ऑफ 100 पाई टी है। अब आपको पता है वोल्टेज के केस में करंट आगे होता है पीछे होता है? सॉरी, इन केस ऑफ इंडक्टर पोटेंशियल आगे होता है या पोटेंशियल पीछे होता है? कैपेसिटर में करंट आगे होता है तो इंडक्टर में पोटेंशियल आगे होता है, ऐसे आप याद कर लेते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल आगे होता है तो यहाँ पे प्लस पाई/2 हमारे पास ऐसे लग जाएगा, तो विच विल बी 200 वोल्ट इंटू कॉस, और कॉस 100 पाई टी प्लस पाई/2, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये माइनस आ जाएगा बाहर यहाँ पे एक, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी विच इज 100 पाई टी। तो इस तरीके से आपका वोल्टेज का फंक्शन आ जाएगा अगर करंट का फंक्शन दे रखे इंडक्टर में। तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेजर डायग्राम्स। एसेंशियली टॉपिक तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है। अभी हम सिंगल एलिमेंट में कैसे डील करते हैं हमने सीखा, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स में कैसे डील करेंगे वो सीखना चाहते हैं। बट उसको सीखने के लिए हमें उससे पहले एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो है फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम नाम तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ साइफाई बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है, बट ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली फेजर डायग्राम्स में क्या होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए देखते हैं कि फेजर डायग्राम में हम बेसिकली पीक वैल्यूज ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ पीक, या फिर आरएमएस भी कर सकते हो, बट एक ही करना है, एक चीज के पीक और एक का आरएमएस करना। ड्रॉ पीक स्लैश आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ डायग्राम। अब वो कैसे करना है, देखिए हमारे पास जैसे रजिस्टर है, तो रजिस्टर के केस में अगर मेरा आई नॉट मैंने एक फेजर माना इधर की तरफ, तो इसमें वोल्टेज का फेजर कैसे बना सकता हूं मैं। अब वोल्टेज के फेजर की लेंथ कितनी होगी, जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा हमें पता है कि वो आई नॉट इंटू आर के बराबर होगा। तो आई नॉट इंटू आर की लेंथ का हमें एक फेजर बनाना है, तो जो वी आर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, जो वी आर हो जाएगा वो बेसिकली, या वी नॉट जो हो जाएगा हमारे पास,
वो कुछ एक फेजर हम बनाएंगे। अब देखिए उसकी डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन क्या लेंगे आप यहाँ पे, डायरेक्शन हम सेम रखेंगे जो करंट वाली डायरेक्शन है। तो हमारे कितना लेंथ का फेजर बनेगा, आई नॉट आर लेंथ का फेजर बनेगा इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन क्यों रखी मैंने, क्योंकि इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है। तो दोनों बातें कि पीक वैल्यू क्या होगी और फेज डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों बातों को इसमें मैंने लेके चला। फॉर एग्जाम्पल अभी कैपेसिटर में क्लियर हो जाएगा क्या कहानी है। कैपेसिटर में अगर करंट का फेजर हमें पता है और वोल्टेज का फेजर हम फिगर आउट करना चाहते हैं, तो जो वोल्टेज का फेजर हो जाएगा उसकी जो लेंथ हो जाएगी वो आई नॉट एक्सी हो जाएगी, आई नॉट बाई ओमेगा सी, अभी हम आई नॉट एक्सी लिख लेते हैं। अब आई नॉट एक्सी का जो फेजर बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा, अब सोचना चाहिए हमें। सोचेंगे कैसे हम लोग, भाई सोचने बड़ी सिंपल सी बात है कि करंट अहेड ऑफ पोटेंशियल होता है तो पोटेंशियल बिहाइंड करंट होगा। तो विच बेसिकली मीन कि जो आई नॉट एक्सी वाला जो हमारा फेजर है वो बिहाइंड पोटेंशियल आएगा, तो पीछे की तरफ आएगा, तो वापस उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है। और कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल के ऊपर। और उसकी लेंथ कितनी रखनी है हमें इस फेजर की, आई नॉट एक्सी रखनी है। दैट इज इट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंडक्टर के केस में जब हम सोचेंगे तो इंडक्टर में हमें क्या समझ आएगा, इंडक्टर में हम लोगों को ये बात समझ आएगी कि वी नॉट जो है, जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो हो जाएगी आई नॉट एक्सएल। और कौन आगे, अब क्या इसी सेम डायरेक्शन में, तो नहीं, यहाँ पे फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। कौन आगे, करंट आगे है, नहीं पोटेंशियल आगे करंट से π/2 से। तो पोटेंशियल जो होगा वो आगे करंट से, तो पोटेंशियल आगे है, तो पोटेंशियल बड़ी अच्छी बात है कि आगे बना देंगे हम लोग। और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी पोटेंशियल वाले फेजर की, आई नॉट एक्सएल हो जाएगी। अगर कोई डाउट आपको लगता है तो जो टाइम स्टैम्प मैंने दे रखा है उस टाइम स्टैम्प, जो वीडियो का टाइम स्टैम्प है वो डाल के आपको क्या डाउट है आप मेंशन कर दो, आई विल हेल्प यू आउट। कोई टेंशन नहीं है, 1 मिनट की बात लगेगी, आई विल हेल्प यू आउट। आगे चलते हैं, फेजर डायग्राम फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहां पे कुछ मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं, देखो कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने कहा स्टेप बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। हमेशा एक स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है या जब भी हम कोई क्वेश्चन करने बैठते हैं तो दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है, क्या करें। तो स्टेप फॉलो कर लेंगे तो अच्छा पहला स्टेप लेते हैं, दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, शायद वो क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। पहला स्टेप क्या होगा, हमें एक रेफरेंस फेजर चूज करना है। अब इसका क्या मतलब है, वो भी समझ आ जाएगा कि रेफरेंस फेजर क्या होगा। ये समझने की कोशिश करना है कि अगर एलिमेंट सीरीज में होंगे तो जो रेफरेंस फेजर होगा वो चीज होगी जो सीरीज वाले एलिमेंट्स के लिए सेम रहती है। अब आपको ये बात पता है कि जब हम एलिमेंट्स को सीरीज में बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या चीज सेम रहती है, करंट। तो इन दिस केस आपका रेफरेंस फेजर करंट होगा। और अगर एलिमेंट्स पैरेलल में है तो आपको पता है जब एलिमेंट्स पैरेलल में होते हैं तो क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल सेम होता है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इन दैट केस जो हमारा फेजर होगा वो पोटेंशियल या फिर वोल्टेज या जो भी आप इसे बोलना चाहते हैं इस तरीके से आप उसको कंसिडर करेंगे। दैट इज सिंपल सी बात। दूसरा स्टेप जो है हमारे सामने वो आता है कि जब हमने एक रेफरेंस फेजर बना दिया, अब मान लीजिए आपने करंट का रेफरेंस फेजर बनाया तो मोस्टली आपको क्या करना होगा, वोल्टेज की वैल्यूज को ऐड करना है। तो अब हमने क्या करा कि जब करंट का रेफरेंस फेजर बना दिया तो हम पीक या आरएमएस वैल्यू जो भी हमने एस्टैब्लिश करी थी बात, वो दूसरी जो क्वांटिटी है उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर दिखाया कि करंट का फेजर था तो वोल्टेज का फेजर कैसे आया वो हम समझे थे, वैसे कुछ कहानी है। और जब ये ड्रॉ कर रहे होंगे तो हमें दोनों चीज का ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज डिफरेंस का ध्यान रखना है। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, वो पीक वैल्यूज का रिलेशन हमें पता है या आरएमएस वैल्यूज का रिलेशन हमें पता है, और फेज डिफरेंस तो हमने रट ही लिया है एलिमेंट्स के लिए, तो वहां से हमें पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और स्टेप 3 जो हमारा होगा वो इन जो हमने ऊपर ये निकाला उसका वेक्टर एडिशन करना है। अब मैं स्लो करा रहा हूं इस टॉपिक को, इसलिए आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी चीज है, बट आप जब देखेंगे ना क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं आराम से कराऊंगा, बट आप खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी आप उसका जवाब निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया, तो अब हमारे को सबसे पहला स्टेप जो था ये सोचना है हमें एक रेफरेंस फेजर ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे रेफरेंस फेजर क्या होना चाहिए, प्लीज क्या दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं, क्वेश्चन है v इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी दे रखा है, IT निकालना, इससे कोई मतलब नहीं है रेफरेंस फेजर को चूज करते समय। यहाँ पे जो हमारा रेफरेंस फेजर होगा वो करंट का रेफरेंस फेजर होगा। क्यों होगा करंट का रेफरेंस फेजर, ये समझिए, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ करंट फ्लो करेगा तो इन दोनों एलिमेंट्स में वो करंट सेम होगा। दैट इज द रीजन कि हम करंट के फेजर को रेफरेंस फेजर लगा पाएंगे, क्योंकि वोल्टेज रेजिस्टर का उस करंट के हिसाब से लिख सकते हैं, कैपेसिटर का वोल्टेज उस करंट के हिसाब से लिख सकते हैं।
तो मैंने करंट को रेफरेंस फेजर यहां पे मान लिया, जो मैंने येलो से ड्रॉ किया। अब मेरे को ये पता है कि जो ओवरऑल वोल्टेज है यहां पे वी नॉट, वो वी आर प्लस वीसी है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो वी आर प्लस वीसी वोल्टेज हो जाएगा। तो अब मुझे सिंपली वी आर और वीसी का फेजर ड्रॉ करना है, करंट का रेफरेंस माना तो वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना है, उनको ऐड करना है इफेक्टिवली। तो वोल्टेज का जो रेफरेंस फेजर है, अब यहां पे सोचेंगे हम लोग, तो रजिस्टर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होती थी, जो पीक वैल्यू होती है वोल्टेज की, वो पीक वैल्यू ऑफ करंट आर हो जाती है। तो वी आर की अगर हम यहां बात करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा आई नॉट आर, उसकी लेंथ हो जाएगी, और जो डायरेक्शन हो जाएगी वो सेम डायरेक्शन में जाएगी करंट वाली, क्योंकि वोल्टेज और करंट इन केस ऑफ रेजिस्टर सेम फेज में। सिमिलरली अगर हम कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं, ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज देखते हैं, तो आपको समझ आएगा कि जो उसकी पीक वैल्यू है वो इस करंट की पीक वैल्यू के हिसाब से उसकी पीक वैल्यू डिसाइड होती है आई नॉट एक्सी, और जो उसकी डायरेक्शन है कैपेसिटर में करंट और वोल्टेज पाई बाय 2 के फेज डिफरेंस में होता है, करंट आगे होता है मतलब पोटेंशियल पीछे होता है। तो इसलिए आप देखिए इस करंट वाले फेजर से 90 डिग्री पीछे मैंने बनाया है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फेजर ये आ गया, कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फेजर ये आ गया, ये दोनों फेजर्स आ गए। अब हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 खत्म हो गया है। स्टेप 3 जो है हमें वेक्टर एडिशन परफॉर्म करना है। तो जब हम वी आर और वीसी को ऐड करेंगे मेरे बच्चों, तो हमारे पास एक ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और जो वो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो पीक वैल्यू आएगी ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस की। और इन दोनों को वेक्टर एडिशन, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का ऐड कैसे करते हैं, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब हम ऐड करेंगे तो आई नॉट तो बाहर ही आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब कॉमन आ जाएगा दोनों में, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमारा वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी। और अगेन यहां पे कोई अगर आपसे पूछ ले कि क्या करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, तो वहां से आपको समझ आ जाएगा नहीं, करंट इस डायरेक्शन में, वोल्टेज इस डायरेक्शन में, उन दोनों का फेज सेम नहीं। अब इस सर्किट के अंदर एक नया क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं, इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। मैं इसे रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट भी बोल सकता था मेरे प्यारे बच्चों, बट अगेन फिर तो आपको लगता है बड़ा सिंपल टॉपिक है और आपको नंबर आ जाते हैं, बट डोंट वरी, नाम से डरना नहीं है। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट हमें यहां पे कंसिडर करते हैं। अब जब इंपीडेंस ऑफ द सर्किट कंसिडर करते हैं, लेट्स कॉल इट एज Z, वो हो जाएगा जैसे रिएक्टेंस में होता था पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन पीक वैल्यू ऑफ करंट। रिएक्टेंस इंडिविजुअल एलिमेंट्स की होती थी, सर पूरे सर्किट की ओवरऑल एक इंपीडेंस की बात करते हैं हम लोग, पीक वैल्यू वोल्टेज डिवाइड पीक वैल्यू करंट, या फिर आरएमएस वैल्यू वोल्टेज डिवाइड बाय आरएमएस वैल्यू करंट, वो तो रूट 2 के फैक्टर से हो जाते हैं, वो तो कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पीक वैल्यू वोल्टेज कितनी है, वी नॉट जो है वो है आई नॉट इंटू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो आई नॉट है ही। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पे Z आ जाएगा, इस सर्किट का इंपीडेंस आ जाएगा, इस सर्किट का वो रेजिस्टेंस टाइप का जो टर्म आ जाएगा वो अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आ जाएगा। अगेन प्लीज डोंट गेट वरीड अबाउट दिस एक्सी। एक्सी क्या है, एक्सी वो है जो आपको पहले पढ़ाया गया था, विच वाज 1/ωc। तो आई होप उसकी वैल्यू को आप याद रखेंगे। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, ये बात तो हमने एस्टैब्लिश कर ली थी, पर वो फेज डिफरेंस कितना है उसको कैसे बताएंगे हम लोग, उसके लिए हम ये एंगल निकाल लेते हैं। अब इस एंगल को निकालने के लिए क्या कर सकता हूं मैं, इस एंगल को निकालने के लिए इस एंगल को एक सेकंड के लिए अल्फा मान सकता। अब इसको अगर मैं अल्फा मानता हूं तो मेरे बच्चों tan अल्फा की वैल्यू निकालो वापस। आप ये सोचो कि यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो अब इस tan अल्फा की वैल्यू को सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसकी लेंथ कितनी है मेरे बच्चों, आई नॉट एक्सी है, ये वाली लेंथ जो है ये वाली लेंथ सेम है, और ये वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ कितनी है, ये वाला जो पार्ट है आई नॉट आर, इसकी लेंथ है। ये आई नॉट कैंसिल हो गए, जो tan अल्फा है वो एक्सी बाई आर आ गया। तो फेज डिफरेंस इस बार हम बोल सकते हैं कि फेज डिफरेंस अल्फा होगा। और आपको पता है कि tan इनवर्स में अगर मैं लिखना चाहूं से तो tan इनवर्स ऑफ एक्सी अपॉन आर हो जाएगा। और मेरे बच्चों में ये भी बताना पड़ेगा कौन आगे है कौन पीछे है। तो प्लीज देखिए ये करंट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस बार कौन आगे है, करंट इज अहेड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट पोटेंशियल डिफरेंस से आगे है। जनरली खाली कैपेसिटर सर्किट्स में ऐसा होता है। इस केस में 90 डिग्री का फर्क नहीं है इस बार, क्योंकि रजिस्टर भी है तो कुछ चेंज आ गया है। तो बट दिस इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट और पोटेंशियल के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो ये आ गया, और जो सर्किट का इंपीडेंस है वो ये आ गया। बहुत ही अच्छी बात है। इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम अगर सपोजिटली हमारे पास वोल्टेज होता कि जो करंट होता कि करंट की वैल्यू इज आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और आपसे वहां पूछा होता कि v एट एनी टाइम t कितना होगा,
अगर ये पूछा होता, जैसे अच्छा क्वेश्चन में तो उन्होंने पहले v दे रखा था, i पूछा था ना, तो हम i अब निकाल सकते हैं, देखो बहुत आसानी से। i की वैल्यू निकालने के लिए हम पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या सोचेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो हो जाएगा हमारा वो v नॉट अपॉन अंडर द रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xc स्क्वायर हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी वोल्टेज है। अब देखिए करंट के लिए कॉस ऑफ ओमेगा टी हमने सीधे सीधे लिख दिया, बट अब इसमें हमें सोचना है कि करंट आगे है पीछे है, करंट आगे है, पोटेंशियल पीछे है, करंट आगे है, ठीक है। तो करंट आगे कितने एंगल से आगे है, अल्फा एंगल से आगे, तो प्लस अल्फा वेयर अल्फा इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है। तो करंट एट एनी टाइम टी हमें पता चल गया। अब आप इंटरेस्टिंग बात समझिए कि आपको ये Z और ये फेज डिफरेंस पता चल जाए तो क्वेश्चन इज ओवर अगेन, क्योंकि अगर करंट दे देते और पोटेंशियल पूछ लेते तो भी आप सिंपली निकाल लेते। आप कहते पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालने के लिए आप पीक वैल्यू के बारे में सोचते, पीक वैल्यू क्या हो जाती, पीक वैल्यू ऑफ करंट इनटू Z हो जाता, वो जो रेजिस्टेंस वाली जो Z की फीलिंग है इस बार, ठीक है। इनटू में cos ओमेगा टी है यहाँ पे, तो cos ओमेगा टी अगेन कौन आ गया, वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, करंट आ गया तो वोल्टेज पीछे है, तो वोल्टेज पीछे कितने एंगल से पीछे है, अल्फा एंगल से पीछे, वेयर अल्फा इज दिस एंगल। तो यहां से आप v एट एनी टाइम t इस तरीके से लिख सकते हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो आपको कॉम्बिनेशन में ये समझ आया कि r और c को जब हम कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम रिजल्ट को याद नहीं रखते, बट आई होप आपको ये मेथड समझ आ रहा होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। अगर हम लोगों ने इंडक्टर और रेजिस्टर को पैरेलली ज्वाइन किया, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, तो हमने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को आपके पास लेके आने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, और परफेक्ट कंटेंट जो एक्चुअली में मैटर करता है, ये नहीं कि कहीं से कॉपी कट करा हुआ कंटेंट, ठीक है। तो प्लीज डू हिट दैट लाइक बटन, इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। एंड जो भी बच्चे हैं जो एसी सर्किट वाले चैप्टर से जूझ रहे हैं, अगर आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करते हो, सो दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प एंड दैट वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट। थैंक यू मेरे बच्चों। आगे चलते हैं। हमारे पास एक सिंपल सा प्रश्न हमारे को दिया गया कि एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, एक रजिस्टर और एक इंडक्टर है। इंडक्टर का इस बार इन्होंने एक्सेल ही बता दिया कि 30 ओम है, और रजिस्टर की रेजिस्टेंस है 40 ओम। अब हमसे ये बोल रहे हैं कि जब पैरेलल में है तो आपको बताना है इफेक्टिवली कितना इनका इंपीडेंस हो जाएगा या फिर कितना इनका फेज डिफरेंस हो जाएगा, ये सोचना है। क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने करंट दे दिया और इधर मेरे से पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस की जो पीक वैल्यू बोलूंगा 10Z पीक वैल्यू हो जाएगी इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब पोटेंशियल आगे होगा या माई पीछे होगा उसके हिसाब से मेरा कुछ फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो मैं ये सोचूंगा, तो एसेंशियली मुझे Z की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू, इन दोनों के बारे में सोचना है, ठीक है। तो अब मुझे इन दोनों के बारे में जब सोचना होगा, तो अब आप क्या करेंगे, प्लीज पैरेलल वाला रिजल्ट मत लगा देना। इंडक्टर और रजिस्टर हैं, दो रजिस्टर नहीं है, उसमें आप नहीं कर सकते, हमें रेफरेंस फेजर लेना पड़ेगा। इसमें क्या चीज का रेफरेंस फेजर होगा, क्या चीज थे, क्या गिवन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बच्चों। बहुत बार बच्चों को लगता है गिवन है करंट का रेफरेंस फेजर ले लो, बेटा ये पैरेलल में है तो इनमें जो रेफरेंस फेजर लिया जाएगा वोल्टेज का लिया जाएगा इस बार। तो वोल्टेज का रेफरेंस फेजर अगर हम लोग लेते हैं तो वोल्टेज की पीक वैल्यू डिफाइन कर दिखा देंगे फेजर में। फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो करंट है वो डिवाइड हो रहा है, लेट्स कॉल दैट इज IL और इसको बोल देते हैं IR, ठीक है। एंड जो ओवरऑल जो करंट हमारा है, अगर मैं इसको I0 बोल रहा हूं, तो I0 जो करंट हमारा है वो एसेंशियली IL प्लस IR इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं IL और IR जो कि पीक वैल्यूज है करंट की, अगर उनकी बात करता हूं यहाँ पे, तो मैं कुछ इस तरीके से इनके बारे में सोच सकता हूं कि यार जो IR होगा, ये तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है कि उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो इन फेज हो जाएगा वोल्टेज से, करंट और वोल्टेज फेज में होते हैं, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी V0/R हो जाएगी। R कितना है हमारे पास, 40 ओम, दैट इज सिंपल। सिमिलरली जब मैं IL की बात करूंगा तो IL मुझे पता है कि IL की जो वैल्यू जाएगी V0/XL हो जाएगी, और करंट ऐड ऑफ पोटेंशियल होता है कैपेसिटर में, तो इसमें पोटेंशियल ऐड होता है, करंट पीछे होता है, तो IL जो है वो पीछे आ जाएगा विच इज V0/XL, और XL की वैल्यू कितनी है 30। अब यहाँ पे क्योंकि हमें नजर आ रहा है तो हमें पता है IL और IR को मुझे एज अ वेक्टर इनका वेक्टर सम करना है। स्टेप 1 था रेफरेंस फेजर लेना, वो मैंने ले लिया। स्टेप 2 था फेजर्स ड्रॉ करना, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। स्टेप 3 था वेक्टर एडिशन करना। सिंपल सी बात है, बस एक बार आदत लग जाए तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फेजर जब हम बनाएंगे, तो जब आप इस फेजर को नोटिस करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल देता हूँ, या फिर फेजर की लेंथ कितनी होगी पहले तो ये सोचते हैं, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा, अंडर द रूट ऑफ ओवरऑल वोल्टेज, ओवरऑल करंट का फेजर आ रहा है I0 का, इसकी लेंथ हो जाएगी V0/40 का स्क्वायर प्लस V0/30 का स्क्वायर का अंडर द रूट।
और जब हम इस वैल्यू को नोटिस करेंगे यहाँ पे तो वी नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर एलसीएम लेके नीचे 30 स्क्वायर इंटू 40 स्क्वायर कुछ ऐसे हमारे पास होगा, इसका रूट लेना होगा हम लोगों को। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो वी नॉट इंटू 50 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 40 ऐसे कुछ आ जाएगा, और ये ऐसे जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 30 5/30, तो ये वी नॉट बाई 24 आ जाएगा। तो हमारे को अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ही देखते हैं तो हमारे को पीक वैल्यू ऑफ करंट कुछ इस तरीके से पता चल गई एक्जैक्टली क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे इंपीडेंस पूछता है सर्किट का इंपीडेंस कितना है, तो हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय पीक वैल्यू ऑफ करंट, एंड दैट वुड बी पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने निकाली वी नॉट बाई 24 है, तो ये हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय वी नॉट बाई 24। तो इन दिस केस हमारा जो Z आ जाएगा वो 24 ओम हमारा Z आ जाएगा। काफी मुश्किल बात नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन को फॉलो कर रहे हो तो बहुत मुश्किल बात नहीं है कि जो पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने यहाँ पे निकाला है ना, तो वहां से हमें ये बात पता चल गई। अगर हम यहाँ फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो फेज डिफरेंस निकालते समय हम इस एंगल अल्फा को निकालना चाहेंगे, क्योंकि करंट इधर है वोल्टेज इधर है। तो जब हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो tan अल्फा की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम लोग मेरे बच्चों। tan अल्फा की वैल्यू ऑब्वियसली दिस लेंथ डिवाइड बाय दिस लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये वाली जो लेंथ है वो इसके बराबर है विच इज वी नॉट बाई 30 डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ कितनी है हमारी बेस वाली वी नॉट बाई 40। वी नॉट कैंसिल हो गया, ये 4/3 आ गया। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे शायद आपको पता ही हो सकता है कि tan अल्फा अगर 4/3 है तो अल्फा की जो वैल्यू है वो 53 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा जो फेज डिफरेंस है 53 डिग्री का है। और कौन आगे है, कौन आगे है, वोल्टेज इधर है करंट इधर है, ऑब्वियसली वोल्टेज का फेजर आगे है, तो वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट और पोटेंशियल इज अहेड ऑफ करंट बाई 53 डिग्रीज। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। रेडियन में निकालना चाहते हो तो 53 को π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहां से हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अब मैं अगर वोल्टेज की बात करता हूं यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगी, जब मैंने Z और फाई निकाले तो आपको दिमाग में ही आना चाहिए, जैसे ही ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट आएगा तो मुझे Z और फाई के बारे में सोचना है। दैट्स इज हाउ योर ब्रेन शुड वर्क। तो जब मैं वोल्टेज की बात करता हूं तो वोल्टेज जो हो जाएगा उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, वो 10Z हो जाएगी। अब Z कितना है यहाँ पे 24 ओम, 10 इंटू 24 IR वाली फीलिंग है। कॉस ऑफ ओमेगा टी, कौन आगे है, पोटेंशियल आगे है पीछे, आगे है करंट 53 डिग्री से, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्रीज, यहां से आपके पास आ जाएगा 240 वोल्ट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्रीज। ये हमारे पास वोल्टेज आ गया इन दिस केस कि वोल्टेज एट एनी टाइम टी, अगर करंट इस सर्किट में ऐसे है तो वोल्टेज एट एनी टाइम टी कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब इन्होंने ये पूछा कि भैया रेजिस्टर और इंडक्टर में करंट कैसे डिवाइड होगा, रेजिस्टेंस की इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। नहीं मेरे बच्चों, रेजिस्टेंस नहीं है, एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है। तो यहां पे जब करंट के डिवीजन की बात करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज आ गया, तो हम करंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो हम इस एलिमेंट के अक्रॉस इसमें करंट कितना है ये भी फिगर आउट कर सकते हैं। IR की जब बात करेंगे तो हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है 40 इंटू, वो तो वोल्टेज के सेम ही फेज में होता है तो cos ओमेगा t प्लस 53 डिग्रीज ओनली, दैट वुड बी 240/40 6 cos ओमेगा t प्लस 53 डिग्रीज। ठीक है, देखो जब वैल्यूज के साथ कर रहा हूं तो शायद समझ ज्यादा अच्छे से आ रहा है हमें कि अच्छा ये कोई वैल्यूज निकल के आ रही है। करंट थ्रू कैपेसिटर एट एनी टाइम t अगर मैं सोचना चाहता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, कैपेसिटर नहीं है सॉरी इंडक्टर है यहाँ पे, करंट थ्रू इंडक्टर एट एनी टाइम t जब मैं यहाँ सोचना चाहता हूं तो मुझे वो क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा जो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है उसके क्रॉस 240 है, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाय उसका जो एक्सएल है हमारे पास वो 30 है, उसकी जो रेजिस्टेंस है, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई 53 डिग्री तो ऑलरेडी हमारे पास था, और आपको पता है इंडक्टर में पोटेंशियल आगे होता है तो करंट पीछे होता है, तो -90 डिग्री करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, एंड दैट वुड बी इक्वल टू 240/30 8 होता है, 8 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी और 53 - 90 इज 37 कॉस ऑफ ओमेगा टी -37 डिग्रीज। अगर यहाँ पे कोई आपसे करंट एट एनी टाइम टी इन इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी कोई पूछ लेता है तो आपने ये वाली बात निकाल ली, उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी वो भी आपको पता चल रही है, और उसकी वैल्यूज हम किस तरीके से एट एनी टाइम टी फेज एंगल वाला जो टर्म आएगा वो किस तरीके से आएगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी मेरे बच्चों।
तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड फेजर डायग्राम वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगला जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है, बट उस टॉपिक के अंदर थोड़ा हमें चीजें याद रखनी है और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसे अलग से कर रहा हूं। एंड दैट टॉपिक इज LCR। तीनों एलिमेंट को अगर हम सीरीज में क्रिएट कर दें, विच इज LCR सीरीज, तो उस केस में हमारा सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा। तो बच्चों अब हम बात करेंगे LCR सीरीज के बारे में। और LCR सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है, और बट अगर आप उसे अच्छे से याद कर लोगे तो टॉपिक समझ आ जाएगा, अच्छे से समझ लोगे तो एक बार तो अच्छे से हो जाएगा। वैसे जो मैंने अभी तक समझाया उससे ऑटोमेटिकली वो हो गया होगा। अब LCR सीरीज में क्या है, देखो यार, एक L है, एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है, इन तीनों को अपन ने सीरीज में लगा दिया। अब सबसे पहला पार्ट इस प्रश्न के अंदर हमारे सामने आता है कि हमें इस सर्किट का Z और फेज डिफरेंस निकालना है कि वो कितना होगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि क्या निकालना है उससे तो इंडिपेंडेंट बात है, हमें पता है LCR सीरीज सर्किट का क्वेश्चन सॉल्व ही फेजर डायग्राम से होता है। तो सबसे पहले हमें चूज करना होता है एक रेफरेंस फेजर। क्या चीज सेम रहेगी यहाँ पे, वोल्टेज के वोल्टेज सेम रहेगी क्या? अरे नहीं मेरे बच्चों, वोल्टेज तो यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस डिवाइड हो जाएगी। इधर VL होगी, इधर VC होगी और इधर VR होगी, ठीक है। बट अगर हम लोग देखेंगे जो चीज इन तीनों एलिमेंट में सेम रहेगी वो करंट रहेगी। तो हमारा इसलिए हमें समझ आना चाहिए कि जो मेरा रेफरेंस फेजर होगा वो यहाँ पे करंट होगा। अगर आपको वीडियो फास्ट या स्लो लग रहा है तो आप उसको स्पीड अप या स्लो डाउन जो भी करना चाहो कर सकते हैं। आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जब करंट का रेफरेंस फेजर, तो मैंने ग्रीन कलर से ये करंट का रेफरेंस फेजर बना दिया, उसकी पीक वैल्यू मार्क कर दी है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा वो VL प्लस VC प्लस VR है। तो अगर हम उसकी बात समझते हैं तो वहां से हमें ये बात समझ आनी चाहिए कि VL प्लस VC प्लस VR की वैल्यू कितनी होगी। तो वो समझने के लिए हम क्या करेंगे, VL की वैल्यू देखेंगे, VC की वैल्यू देखेंगे और VR की वैल्यू देखेंगे। अब VL जो है इंडक्टर में करंट इज बिहाइंड पोटेंशियल, तो करंट जो VL है वो पीछे की तरफ आएगा, उसका फेजर कुछ इस तरीके से हमारे पास आएगा। और उसकी लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ होगी I0 इंटू एक्सएल, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR वाली फीलिंग से I0 इंटू एक्सएल आता है। VC की जब हम बात करेंगे तो VC इंडक्टर वाले से एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं, ये दोनों आपस में हमेशा अपोजिट होते हैं, बट फिर भी हम सोच लेंगे कि करंट इज हेड ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज, कैपेसिटर में करंट इज हेड ऑफ पोटेंशियल, तो करंट आगे, सॉरी गलत बना दिया मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दोबारा वापस जाते हैं बच्चों। सो इन दिस केस जब हम देखेंगे तो जब VL की बात कर रहे हैं तो VL में पोटेंशियल आगे है करंट से, तो करंट पोटेंशियल आगे है करंट से, तो VL जो हो जाएगा हमारे लिए वो करंट से आगे हो जाएगा और उसकी लेंथ जो हो जाएगी वो जाएगी I0 XL, ठीक है। दूसरी चीज जब हम नोटिस करेंगे, VC की बात करेंगे तो VC में करंट आ गया पोटेंशियल से, मतलब पोटेंशियल करंट से पीछे है, तो VC की जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग I0 XC, वही XC को R की तरह इमेजिन कर लेते हैं इस केस में पीक वैल्यूज के लिए। रजिस्टर में जब हम नोटिस करते हैं तो हमें पता है करंट और वोल्टेज दोनों सेम ही फेज में होते हैं, तो VR की जब हम बात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो I0 R हो जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हमारे फेजर डायग्राम आ जाएंगे। अब हमें ऐड इस बार 3 वेक्टर्स करने हैं, तो जितना सिंपल पिछली बार था उतना सिंपल नहीं, हल्का सा एक स्टेप बढ़ जाएगा। वो ये है कि अब जब वेक्टर्स को ऐड करें तो इधर डायरेक्शन में एक ही है, इस डायरेक्शन में 2 वेक्टर्स हैं। मान लेता हूं कि XL XC से बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आखिर में, बट अज्यूम कर लेता हूं कि XL XC से बड़ा है, तो यहां पे जब आप नोटिस करोगे तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट आ जाएगा इस लाइन के लॉन्ग XL माइनस XC आ जाएगा y एक्सिस के लॉन्ग, और x एक्सिस के लॉन्ग जो हमारे पास वेक्टर था वो तो I0 R लेंथ का ही था, सिंपल सी। अब अगर मैं जब पीक ओवरऑल वैल्यू देख रहा हूं तो ये इंडिविजुअल पीक्स हैं, अब मैं जब ओवरऑल पीक देख रहा हूं वोल्टेज का तो वो क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 परपेंडिकुलर वेक्टर I0 R लेंथ का, एक I0 XL माइनस XC लेंथ का, ठीक है। तो वो अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो I0 इंटू R स्क्वायर, I0 को कॉमन करके बाहर निकाल सकते हो, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर कर सकते हैं। बच्चों आपको कुछ भी इस बात में डाउट आ रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल हेल्प यू आउट एंड आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। अगर हम इंपीडेंस ऑफ द सर्किट की यहां पे बात करते हैं तो इंपीडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो हम Z बोल सकते हैं, एंड दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट की पीक वैल्यू। और हम पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू कितनी, V0, करंट की पीक वैल्यू कितनी, I0। अगर हम इसका रेशियो देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, V0 बाय I0, वो हो जाएगा अंडर द रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर।
और मेरे बच्चों के एक्सेल और एक्सी की वैल्यू अब तक याद हो गई है, हो जानी चाहिए। वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सेल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, इसका स्क्वायर का रूट। इस बार जेड की वैल्यू हमारी ये है। आप तो चाह रहे थे कि तीनों को ऐड कर दो, कि एक्सेल एक्सी और आर को ऐड कर दो, खत्म हो जाए काम। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं होता ना। यही तो मैं कह रहा था कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट में जो हम सीख रहे हैं, वो डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट्स के अंदर जब हम देखते हैं तो काफी डिफरेंस हो जाता है इन सब चीजों में। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से इसे करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, हिम्मत जा रहे हैं, हो जाएगा मैनेज, कोई ऐसा इश्यू तो है नहीं। तो ये बेसिक सी सिचुएशन है। अब अगर हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं, तो अब ये करंट का रेफरेंस फेजर था और ये वोल्टेज का रेफरेंस फेजर है। कौन आ गया एज पर दिस? वोल्टेज का रेफरेंस फेजर आ गया। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल अल्फा है, तो आप tan अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली लेंथ डिवाइड बाय ये वाली लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ डिवाइड बाय ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ कितनी है? आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय ये वाली लेंथ कितनी है? आई नॉट इंटू आर। अभी आई नॉट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो आप कह सकते हैं यस देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, एंड वो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू अल्फा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। और बस ये लिख के काफी है? नहीं, ये भी बताना पड़ेगा कौन आगे कौन पीछे है। तो कौन आगे है यहाँ पे? ये क्या कहते हैं, वोल्टेज करंट से आगे है, मतलब पोटेंशियल इज अहेड ऑफ करंट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने कहा था फर्क ही नहीं पड़ेगा एक्सेल बढ़ाए एक्सी बढ़ाए, बट आपको लगना चाहिए एक्सेल माइनस एक्सी है, अगर एक्सेल बढ़ाए तो ये कुछ अलग आएगा और एक्सी बढ़ाए तो कुछ अलग आएगा। बट मेरे बच्चों, आपने पोटेंशियल अहेड ऑफ करंट बोल दिया ना, तो अगर एक्सी एक्सेल से बढ़ाओगे तो अपने आप ही नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और नेगेटिव दैट ऑफ दैट एंगल, अगर नेगेटिव माइनस 45 डिग्री पोटेंशियल अहेड ऑफ करंट, दैट इज 45 डिग्री पोटेंशियल अहेड ऑफ, सॉरी 45 डिग्री करंट अहेड ऑफ पोटेंशियल। सो दैट इज द फीलिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हिट दैट लाइक बटन। लेट अस मूव ऑन। अब हम लोग यहाँ पे इन दिस केस आई एट एनी टाइम टी निकालना चाह रहे हैं। v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी दे रखा था। बहुत ही सिंपल सी बात है, आई एट एनी टाइम टी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप सिंपली ये बात नोटिस करेंगे, v पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी? वो वी नॉट बाई जेड हो जाएगी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसमें हमें नोटिस करना है कौन आगे कौन पीछे है। कौन आगे मेरे बच्चों? कौन आगे? यहां पे हमारे पास पोटेंशियल अहेड ऑफ करंट है अल्फा से, तो करंट जो हो जाएगा पीछे पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जेड की वैल्यू हमने निकाल ली, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ पे डाल देंगे, हमारा काम आ जाएगा। मतलब अगेन देखो, ओवरऑल रिजल्ट लिखेंगे तो बड़ा ही गंदा सा लगेगा। वी नॉट अपॉन जेड इज अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, एंड विच इज इक्वल इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी इज ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन आर। ऐसे कुछ हम लिख सकते हैं, बट अगेन दिस इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यही लिख के हम लिख देंगे कि z इज इक्वल टू दिस एंड अल्फा इज इक्वल टू दिस, लिख के खत्म करेंगे। इतना कोई टेंशन थोड़ी ना है कि भाई ये चीज आंसर है हमारा, वेयर z इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और अगेन एंड सॉरी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी अपॉन में आर। इस तरीके से लिख के छोड़ देंगे, हो जाएगा काम हमारा खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आपको खुद से ट्राई करना है कि VL, VC, VR एट एनी टाइम टी, इनका क्या एक्सप्रेशन हो सकता है। जो आपने करंट का एक्सप्रेशन फिगर आउट कर लिया, तो आप वोल्टेज इंडिविजुअल एलिमेंट के अक्रॉस भी फिगर आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा, जो मैंने इसे लास्ट क्वेश्चन कराया था उसके बेसिस पे। आई एम श्योर आप कर लोगे, एंड दैट इज विल बी ग्रेट। आप प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताना कि आपका क्या जवाब आ रहा है, ठीक है। और ओमेगा को W ले लेना, ऐसा कर लेना, कोई इतना टेंशन नहीं होगा। अगेन अब हम देखते हैं VL नॉट, अगर हमें दे रखा है पीक वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 100 वोल्ट है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर 200 वोल्ट है, पीक वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 100 वोल्ट दे रखी है। तो आपसे बोला जा रहा है नेट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और फेज डिफरेंस कितना होगा इस LCR सीरीज में। तो अगेन हमें ये पता है LCR सीरीज में हम पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज को फेजर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और वेक्टर एडिशन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें यह पता है कि जब अगर LCR सीरीज है तो LCR ऐसे लगा हुआ है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है कोई, तो अगेन रेफरेंस हमारा करंट होगा। तो करंट फेजर को आप रेफरेंस माने, वोल्टेज फेजर की वोल्टेज थ्रू इंडक्टर जो है वो ऊपर आएगा, पोटेंशियल इज अहेड ऑफ करंट इन वोल्टेज इंडक्टर, तो 100 वोल्ट इधर की तरफ आ जाएगा हमारे पास बच्चों। और कैपेसिटर में कितना 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट वाला वेक्टर जो है वो
नीचे की तरफ आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर की पीक वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर की पीक वैल्यू एंड रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। तो हमें ये तीन वेक्टर्स अब ऐड करने हैं 100 100 200। तो अब हमें पता है ये 100 और 200 को ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, नीचे की तरफ 100 वोल्ट आएगा। बहुत अच्छी बात है। और इधर की तरफ भी 100 वोल्ट है, अगर हम यहां देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये हमें समझ आ जाएगा। तो जो ओवरऑल वैल्यू वोल्टेज की वो आ जाएगी 100√2 वोल्ट। एंड जो हमारा करंट था वो तो इस डायरेक्शन में ही है, तो करंट का रेफरेंस फेजर कुछ ऐसे है। तो अगेन ये बोल रहे पीक नेट पीक वोल्टेज 100√2 वोल्ट, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, फेज डिफरेंस की अगर यहां पे हम बात करेंगे तो ये 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट, तो ये जो एंगल है वो 10, अगर इस एंगल निकालेंगे तो 45 1 आ जाएगा। तो ये एंगल आपको समझ आ जाएगा कि 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि समझ लो ना, मतलब डोंट वरी, tan अल्फा जब आप निकालोगे इस बार तो 100 डिवाइड बाय 100 1 आ जाएगा। और tan अल्फा 1 है तो अल्फा की वैल्यू तो आपको 9th 10th में पता 10th में पता थी ना, 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। कौन आगे, करंट आगे, पोटेंशियल पीछे, पोटेंशियल पीछे है ना, यहाँ पे ध्यान से समझ करना। तो ये देखिए π/4 एंड पोटेंशियल करंट इज अहेड ऑफ पोटेंशियल, तो ये हमारे पास आ गया π/4 करंट इज अहेड ऑफ पोटेंशियल, सर्किट इज कैपेसिटिव, क्योंकि कैपेसिटर का बिहेवियर ज्यादा आ रहा है, बट दैट्स ओके, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो यहां से हम एलसीआर सीरीज की प्रॉब्लम्स एसेंशियली समझ सकते हैं। एक इसमें एक और छोटी सी बात होती है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस टेक्स प्लेस। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमें देखनी है, किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है, तो वो कैसे देखेंगे। ऑल्सो अगर आप लोगों को जो हम वीडियो अब देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है, तो उस प्लेलिस्ट से आपको और भी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, ताकि आप वहां से और वन शॉट वाली वीडियोस भी देख सकते हो और फटाफट से अपने रिवीजन को फिनिश कर सकते हैं। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं एट विच रेजोनेंस टेक्स प्लेस, तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है, अभी हमने देखा क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट जो है V0/Z होता है, अगर पीक वैल्यू वोल्टेज हमें पता है, और Z की जो वैल्यू है वो हमें पता है, वो है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर द रूट। बहुत अच्छी बात है। अब करंट की वैल्यू पीक कब होगी, जब ये तो फिक्स है V0, तो जब Z मिनिमम होगा तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम व्हेन Z इज मिनिमम। अब देखिए यहां पे जो चीज चेंज हो रही है वो हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो Z को मिनिमम करने के लिए, अब Z मिनिमम कैसे हो सकता है, अब आपको फ्रीक्वेंसी का तो टर्म नहीं, अरे मेरे बच्चों यहाँ पे XL माइनस XC तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं ना। तो XL और XC है, वो देखा था ना, इंडिया का XL कुछ अलग था सेम इंडक्टर का, और यूएस का XL कुछ अलग, ऐसे कुछ आ जाएगा। और जब हम बात करेंगे कि Z की वैल्यू मिनिमम है, कि जब पीक करंट की वैल्यू मैक्सिमम जब होगी, जब Z की वैल्यू मिनिमम होगी, Z की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, ये जो स्क्वायर में देखो, ये तो जीरो हो नहीं सकता, जो स्क्वायर वाला ये वाला टर्म इसको जीरो कर देते हैं ना, which is when XL is equal to XC और ओमेगा L is equal to 1/ωc, और ओमेगा को इधर ले जाइए, ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, और L को इधर ले आइए, 1/LC हो जाएगा। दैट इज when ओमेगा is equal to 1/√LC। ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। बहुत बार इसमें फ्रीक्वेंसी भी निकाल देते हैं, जैसे ये ओमेगा रेजोनेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट की बात कर ली जाए तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का, तो ओमेगा 2πf था, तो 2π से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2π√LC भी बहुत बार बोल देते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो 2π का ही फर्क है। दैट इज सिंपल इनफ, बहुत ही अच्छी बात है। तो जब आपका सर्किट रेजोनेंस में होगा तो करंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, और जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम है वो कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी ये होगी 1/√LC। इनफैक्ट अगर आपसे इन दिस केस Z की कोई मिनिमम वैल्यू पूछ ले, तो अगर XL XC के बराबर हो गया तो Z की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी R, स्क्वायर का रूट हो जाएगा, XL XC के बराबर हो गया तो जीरो हो जाएगा टर्म, तो R स्क्वायर का रूट R हो जाएगा। और फेज डिफरेंस की अगर कोई बात कर ले ड्यूरिंग रेजोनेंस, तो एलसीआर सीरीज का तो फेज डिफरेंस हमने याद ही रखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे XL XC तो एक दूसरे को कैंसिल, जीरो हो जाएगा, विच इज जीरो। तो बेसिकली रेजोनेंस के दौरान अगर हम इस तरीके से अपने इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज को लाइन करते हैं कि रेजोनेंस में सर्किट है, तो जो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज है उस सर्किट के लिए वो जीरो हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राई टू अचीव। तो कभी भी कोई आप नया डिवाइस खरीदते हो तो उसमें एक टर्म होता है कि उसका फेज डिफरेंस कितना होगा, उस टर्म को हम लोग जीरो चाहते हैं, ठीक है। सो दैट इज ग्रेट। आगे चलते हैं बच्चों।
अगर एक इंटरेस्टिंग बात देखो, मैं यहाँ पे एक और चीज करी हम लोगों ने, पीक वैल्यू ऑफ करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाने की कोशिश करी। अब ये क्या बकवास है? अब करंट की जो पीक वैल्यू है वो ओमेगा से रिलेटेड है बिल्कुल। अब ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है ऐसे देखने में, कहां से बनाओगे इसे? 1/x का होता, 1/ओमेगा का होता तो बना लेते, ओमेगा से प्रोपोर्शनल होता, ओमेगा स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता तो पैराबोला बना लेते, बट ये तो कुछ अजीब ही हो रखा है बिल्कुल ही। बट टेंशन नहीं है, देखो कैसे बना सकते हैं हम लोग। बस हम ये बात सोचते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होनी है, कब होनी है? जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर। उससे अलावा जब ओमेगा ओमेगा नॉट के बराबर है, विच इज 1/√LC, तब तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी कितनी? V0/R, है ना? ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। उसके अलावा जब आपका ओमेगा आप बढ़ाओगे तो ये वाला टर्म बढ़ेगा, ये वाला टर्म कम होगा, तो इनका डिफरेंस बढ़ेगा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, है ना? r² प्लस सम पॉजिटिव टर्म का r² प्लस सम टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी जब ओमेगा बढ़ाओगे। सिमिलरली अगर ओमेगा को कम करते हो तो अब देखो ध्यान से समझना, ओमेगा को कम कर रहे हो तो ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू बढ़ेगी। अगेन ये नेगेटिव हो रहा है बट स्क्वायर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो भी तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो फिर ओवरऑल वैल्यू जो सर इसके एक्सप्रेशन की वो कम हो जाएगी, तो यहाँ पे भी ये कम होगा। तो अगर आप इस का ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे कुछ सोच के हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। पीक वैल्यू आपकी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट विच इज इक्वल टू 1/√LC पे आएगा, एंड दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये हमारा LCR सीरीज था मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम LCR पैरेलल की बात करें तो एज सच आपके सिलेबस में तो मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा नहीं देखा जाता LCR पैरेलल, बट फिर भी अगेन जो मैंने लॉजिक बनाया उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसे। तो प्लीज घर जाके जब क्लास के बाद इस LCR पैरेलल के केस में पहले Z और डेल्टा फाई निकालना और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना, और मुझे बताना कि क्या जवाब आ रहा है कमेंट्स में, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ठीक है बच्चों, लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एवरेज पावर इन AC सर्किट। सो बच्चों ये जो एवरेज पावर वाला टॉपिक है ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा आराम से। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखो सबसे पहली चीज ये समझना, किसी भी फंक्शन के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है उस फंक्शन की, जैसे 1 और 3 है, 1 और 3 की एवरेज वैल्यू आपको पता है कि 2 है, तो ये तो डिस्क्रीट नंबर्स है, तो ऐसा फंक्शन के लिए जब हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, A to B उस फंक्शन का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय जो A to B लिमिट थी उसका जो डिफरेंस है B माइनस है, ऐसे कुछ हम इसे कर लेते हैं। LMVT मैथ्स में भी कुछ बच्चों के पास होगा तो मे भी उनको पता होगा, बट अगेन जानने की जरूरत नहीं है, फैक्ट है, बस एज अ फैक्ट याद करना है। पूरी दुनिया से एज अ फैक्ट याद करती है, कोई इसका लॉजिक नहीं समझता। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वोल्टेज का हम एवरेज वैल्यू निकालें, तो एक जगह वोल्टेज अगर मान लें V0 sin ओमेगा t है और उसकी एवरेज वैल्यू निकाली जाए, तो आपको क्या करना है? एवरेज वैल्यू किसी भी फंक्शन के लिए क्या होती है? उस फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो टाइम के साथ इंटीग्रेशन, लिमिट्स एक साइकिल की बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई वो तो बाद में तो रिपीट ही होता रहेगा, तो 0 से t तक कर लेते हैं और t से डिवाइड कर लेते हैं भाई, जो 0 से t तक इंटीग्रेट किया और t माइनस 0 t आ गया नीचे सिंपली। और v का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? V0 sin ओमेगा t दे रखा है, यहाँ डाल दिया हम लोगों ने। कोई बहुत बड़ी पंगा नहीं है, आराम से सब कुछ फिगर आउट हो रहा है। अब जब हम इसे निकाल ले रहे हैं तो V0 sin ओमेगा t को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कोई कॉम्प्लिकेटेड बात थोड़ी ना है, V0 तो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी फॉर दैट मैटर, और डिवाइडेड बाय ओमेगा भी एक हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा हमारे पास। और इसकी जो लिमिट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो लिमिट्स हैं 0 से लेकर t तक। अब आप कहोगे भैया ये t क्या है? बेटा ये t जो है वो 2π/ओमेगा है। t जो होता है 1 फ्रीक्वेंसी होता है ना, टाइम पीरियड जो होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली 2π/ओमेगा है, दैट इज सिंपली इनफ। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे डाल दोगे इसकी वैल्यू, तो V0/ओमेगा t माइनस कॉस ऑफ 2π/ओमेगा इंटू ओमेगा माइनस कॉस ऑफ 0। और जब हम इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कि यार ये तो टर्म है, ये भी -1 आ जाएगा, माइनस और -1 आ जाएगा, ये दोनों दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। बट ये ऑब्वियस भी है, वोल्टेज ऊपर नीचे ऐसे होता जा रहा है, ऊपर नीचे ऐसे होता जा रहा है, तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है, जो बीच में जो उसकी वैल्यू है +1 और -1 के बीच में कोई चीज वेरी कर रही हो तो उसकी एवरेज वैल्यू तो 0 है ना, या प्लस V0 और माइनस V0 के बीच में वेरी कर रही हो तो ये एवरेज वोल्टेज की बात हमने समझी, कुछ हमें एवरेज वाली फीलिंग आ रही है बेसिकली, ये डेवलप करने के लिए मैंने तुम्हें बात बताई, बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पावर की बात करते हैं। अब पावर जो होता है, पावर हमें ये पता है कि वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी या व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट। अब इंस्टेंटेनियस पावर की जब हम बात करते हैं तो वो होता है वोल्टेज इनटू करंट।
जब इंस्टेंटेनियस पावर की हम लोग बात करते हैं तो बच्चा वो होता है वोल्टेज इनटू करंट। अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप स्लो कर लेना, और स्लो लग रहा हो तो फास्ट कर लेना। आई होप यू गेट दैट। अब नॉर्मली क्या होता था, ये v कांस्टेंट आई कांस्टेंट होता था, v इज इक्वल टू आई आर, जैसे हमें पता है वो कुछ होता था, तो आई स्क्वायर आर आ जाता था हमारा। ये डायरेक्ट करंट सर्किट्स में होता था, ठीक है। बट अभी हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिंग सर्किट है, तो v और आई आर मतलब ऐसे रिलेशन नहीं है, आप लोगों को तो रियलाइज हो गया मेरे बच्चे। अब इसकी एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो वो भी सेम ही लॉजिक है कि 0 से t तक पावर की वैल्यू को इंटीग्रेट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे t माइनस 0, वही b माइन a टू b अपॉन b माइनस a वाली फीलिंग्स होती है। कोई बात नहीं, इसे भी हम याद कर लेंगे। अब हम ये चीज सोचते हैं, मतलब वही पावर, और पावर का एक्सप्रेशन क्या होगा, वोल्टेज इनटू करंट dt। वोल्टेज एट एनी टाइम t, करंट एट एनी टाइम t, देर से यही तो निकाल रहे थे, वो हमें पता चल जाएगा। 0 से t तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, और फिर जो जहां से जहां तक इंटीग्रेट किया उसका डिफरेंस हम डिवाइड कर देते हैं। अब रजिस्टर के लिए देखते हैं मेरे बच्चों, एसी सर्किट में रजिस्टर के लिए मान लेते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। वहां से हमारे पास जो करंट का एक्सप्रेशन आ रहा है वो करंट i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास आ रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। मान के लेते हैं, हमें पता है कि ओमेगा साइन साइन तो सेम रहता है, आई नॉट भी जो है वी नॉट बाई आर हो जाएगा, पता है, मैं आई नॉट डाल दिया, अभी बाद में से चेंज कर लूंगा मैं, चिंता की बात। अब जब हम पावर की बात करेंगे तो जो इंस्टेंटेनियस पावर हमारे लिए हो जाएगा वो वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा, दैट वुड बी वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी, विच इज वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। सिंपल सी कहानी है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो विच अगेन अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा तो पावर को इंटीग्रेट करना है मुझे पी डी टी, तो पी डी टी वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इंटीग्रेशन 0 से t तक डिवाइड बाय टोटल टाइम t। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो मैं अब इसको इंटीग्रेशन आपको दिखा सकता हूं क्या आ रहा है, और या फिर मैं मतलब यू कैन बिलीव मी कि अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हम लिख देंगे अपॉन में t, तो यहाँ पे एक बार है ही, और अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, अपॉन में 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 का फैक्टर नहीं है, dt मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा ना तो ऐसे कुछ हो जाएगा, एंड 0 से t तक इसे इंटीग्रेट करना है। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप कैपिटल टी की वैल्यू को 2 पाई बाई ओमेगा डाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्ली जवाब आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आएगा क्या जवाब, जो जवाब आएगा हमारे सामने वो आएगा वी नॉट आई नॉट बाई 2। अब इसको हम इस फॉर्म में बिल्कुल भी याद नहीं करते, याद ही नहीं रह पाता, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो तो मुझे लग रहा है कि बच्चे कर ही लेंगे तो इसलिए मैंने नहीं बताया। अब वी नॉट आई नॉट बाई 2 की जब मैं बात करता हूं तो उसको लिखता कैसे, अब मैं इस 2 को नीचे वाले 2 को लिख लेता हूं √2 इंटू √2, तो वी नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2, और अब नोटिस करना है क्या हो जाएगा, ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस हो जाएगा। तो एक रेजिस्टर के केस में जो एवरेज पावर डिसिपेट होगी, देखिए इंस्टेंटेनियस पावर तो इंस्टेंटेनियसली डिसिपेट हो रही होगी, वो तो टाइम के साथ चेंज हो रही होगी, बट एक साइकिल के अंदर जब हमें पता चल गया इतनी पावर डिसिपेट हो रही है, तो हम ओवरऑल सारी साइकिलों में, तो क्योंकि सब कुछ पीरियोडिकली हो रहा है तो सारी साइकिलों में सेम पावर डिसिपेट होगी, तो हमें एवरेज पावर पता चल जाएगी वहां पे क्या चल रही है। तो ये बेसिक एम है यहाँ पे, ठीक है। तो वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस आ गया, विच अगेन हमें पहले से पता था सॉर्ट ऑफ, या फिर हम वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर कर सकते हैं, या फिर हम इसे आई आर एम एस का स्क्वायर इनटू आर कर सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू इसमें कर सकते हो, एंड दैट इज परफेक्टली ओके कि वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर करो या आई आर एम एस, क्योंकि वी आर एम एस को आई आर एम एस इंटू आर बोल सकते हो। तो एक रजिस्टर के थ्रू जो हमारे फॉर्मूले थे वी स्क्वायर बाई आर या फिर आई स्क्वायर आर, वो फॉर्मूले अभी भी हमारे वैलिड हैं, बस आई और वी जो हमें डालना है वो आर एम एस वाला डालना है। ये एक बड़ी अमेजिंग सी बात है जो याद करी जा सकती है और काफी आसानी से सोची जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक 20 ओम रजिस्टर है, एक 200 साइन ओमेगा टी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के अक्रॉस अप्लाई कर दिया गया, या फिर 20 ओम रजिस्टर है 200 वोल्ट के सेल के अक्रॉस अप्लाई कर दिया गया, इन दोनों में किस केस में हीट ज्यादा डिसिपेट होगी। तो यहां पे जब हम देखेंगे जो आपकी एवरेज पावर होगी वो वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय आर होगी। तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा बच्चों, 200 डिवाइडेड बाय √2, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 20 ओम। तो यहां से ये जब हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ अपॉन
2 इंटू 20, ये 4 कैंसिल ही हो गया और ये 10 आ गया विच इज 1000 वॉट। बहुत अच्छी बात है। इन दिस केस जब हम देखेंगे v स्क्वायर बाय आर देखते हैं इस केस में, तो हम लोग सिंपली तो वो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 ओम हम देख सकते हैं, और इस बार ये जो आ जाएगा 2000 वॉट हमारे पास आ जाएगा। तो इस केस में जो रजिस्टर है वो 2000 वॉट पावर डिसिपेट कर रहा होगा, इस केस में जो रजिस्टर है वो 1000 वॉट पावर डिसिपेट कर रहा होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, अगेन समझ आनी चाहिए आपको। ग्रेट। अब ये तो खाली रजिस्टर के लिए था, अब हम देखते हैं इन जनरल फॉर एनी सर्किट, किसी भी सर्किट के लिए हम कर सकते हैं। तो वो है हमारे पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर हम मानते हैं कि सर्किट में करंट है और किसी सर्किट में वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साइन नॉट है, मतलब कुछ तो पीक वैल्यू होगी वोल्टेज की, हम फिगर आउट कर लेंगे, कुछ फेज डिफरेंस होगा। तो इन जनरल हर सर्किट में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा ही ना, यहाँ पे जो भी होगा 5 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई टेंशन हमें नहीं है इस बात की। तो यहाँ पे अगर हम एवरेज पावर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो एवरेज पावर जो होगा वो इंस्टेंटेनियस पावर का इंटीग्रेशन अपन टाइम, टोटल टाइम एक साइकिल का हो जाएगा। तो जो पावर इंस्टेंटेनियस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 कुछ हमारे पास आ जाएगा। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, और आपको पता है कि 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इस रिजल्ट को जब आप ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने रिजल्ट पढ़ा था, इस रिजल्ट को अगर आपको यूज करेंगे तो आप इस एक्सप्रेशन को जब पूरा सॉल्व करेंगे तो वी नॉट आई नॉट बाई 2 तो एक अलग से आ गया, और यहां से आ जाएगा cos 5, ऐसे कुछ आ जाएगा, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि एवरेज पावर जो हमारी यहां पे है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। तो V वाला तो हमें रिजल्ट याद रहता है, वी आई वाला रिजल्ट आते तो बस वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस किया और एक टर्म मल्टीप्लाई हो गया cos 5, ठीक है ना। तो यहां से आपको समझ आ गया कि अगर हमारे पास कभी भी कोई भी सर्किट है, रजिस्टर के केस में फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वहां पे आपका जो पावर हो जाएगा रजिस्टर में वो हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अगर इंडक्टर होता तो इंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा पावर कंजम्पशन, वी आर एम एस, उसमें फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस जो होता है पाई बाई 2 का होता है। तो वहां पे अगर हम नोटिस करेंगे तो वी आर एम एस जो एवरेज पावर इंडक्टर में आ जाएगा वो आ जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 2, विच इज कॉस ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है मेरे बच्चों, 0। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जो एवरेज पावर कंजम्पशन इंडक्टर में वो 0 है। कैपेसिटर में भी आप एवरेज पावर कंजम्पशन 0 देख सकते हैं, और कोई और सर्किट होगा जिसमें फेज डिफरेंस 0 है, पाई बाई 2 नहीं है, तो वहां पे भी आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि एवरेज पावर सर्किट में कितना डिसिपेट हो रहा होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इंडक्टर में इंस्टेंटेनियस पावर होने के बाद भी एवरेज पावर उसमें कुछ डिसिपेट नहीं हो रहा। एक्चुअली में कुछ टाइम में करंट बढ़ता है, दूसरे टाइम में करंट जो मैग्नेटिक एनर्जी वो रिलीज हो जाती है, तो फिर नेट एनर्जी इंडक्टर में कुछ स्टोर होती नहीं है एक्चुअली में, या डिसिपेट नहीं होती है। यहीं पे एक टर्म हमारे पास आ जाता है पावर फैक्टर का, जो एक्चुअली में हम देखेंगे वी आर एम एस आई आर एम एस तो हमें समझ आ ही जाता है सर्किट में। जो यहाँ पे पावर फैक्टर का टर्म आ जाता है हम उसे बोल देते हैं cos 5 वाला जो टर्म है ये हमारा पावर फैक्टर का टर्म है, ठीक है। बहुत बार आप बिजली के बिल में अपने देखेंगे तो शायद आपको पावर फैक्टर का टर्म वहां भी मिलेगा, 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू होती है जनरली आपकी बिजली के बिल के अंदर, और आपको बिजली का चाहते हैं बिजली वाले विभाग वाले कि ये वैल्यू 1 आए, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। बट यस पावर फैक्टर हमें cos 5 होता है पावर फैक्टर बेसिकली। फाई क्या है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे जो फाई है वो फेज डिफरेंस है बिटवीन V एंड I, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस है। सिंपल है बात, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। जैसे अगर हमारे पास LCR सीरीज सर्किट है, इसका पावर फैक्टर बहुत सारे लोग याद भी रखते हैं कि R/Z होता है, बट हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं कि इसका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा। इसका पावर फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, हमें फेज डिफरेंस देखना है कितना होगा। फेज डिफरेंस अगेन वैसे तो कुछ लोगों को याद होगा कि tan अल्फा इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R, बट अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे फेज डिफरेंस तो देखिए कैसे निकलेगा कि सबसे पहले हम लोग I नॉट R इधर की तरफ, रेफरेंस फेजर तो हमारा करंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फेजर आएगा I नॉट R इधर आएगा, I नॉट XL ऊपर आता था, I नॉट XC नीचे की तरफ आता था, और फिर आप XL माइनस XC कर लेते थे ऐसे, और फिर आप के पास नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इधर की तरफ आ जाता था। देखो अगेन ये मैंने थोड़ी जल्दी से कर दिया, तो वापस आके दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ आ रहा है तो, बट ये तो सिंपल सी बात है। ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो I नॉट R स्क्वायर प्लस
एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर विच इज अगेन आई नॉट जेड भी मैं उसे बोल सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जो फेज डिफरेंस है, सोचिए करंट इधर की तरफ है, पोटेंशियल इधर की तरफ है, ये आपका दोनों का फेज डिफरेंस है। अब इस बार बस स्पेसिफिकली फेज डिफरेंस की जो वैल्यू है, हमें कॉस ऑफ दैट फेज डिफरेंस निकालना है। तो कॉस जब निकालते हैं तो कॉस क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की लेंथ कितनी है यहाँ पे, आई नॉट आर। हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, आई नॉट जेड। तो यहाँ पे जो आपका पावर फैक्टर आ जाता है वो मेरे बच्चों आर बाई जेड आ जाता है। जेड की वैल्यू हमें पता है, अगर कोई आपसे पूछना भी चाहेगा तो आप बता दोगे आर अपॉन अंडर दी रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, या फिर ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। वो तो आई होप आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। इन दिस केस अगर मैं एवरेज पावर डिसिपेटेड पूछूं आपसे कितनी होगी सर्किट के अंदर, तो भाई एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने भी आपको, सिंपल सी बात क्या बताई एवरेज पावर फॉर्मूले की, वीआरएमएस आईआरएमएस इंटू कॉस ऑफ फाई। अब वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस इंटू कॉस ऑफ फाई की जब मैं बात करता हूं बच्चों, तो आप क्या बोल सकते हो उसे, वीआरएमएस कितना हो गया, वी नॉट बाई रूट टू, कोई टेंशन नहीं है। आईआरएमएस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई नॉट बाई रूट टू, ये भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इंटू कॉस फाई कितना हो गया, आर बाई जेड। अभी मैं से ऐसे लिख, अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो आई नॉट की वैल्यू, अगर पीक वैल्यू वोल्टेज की वी नॉट है, तो जो आई नॉट की जो पीक वैल्यू है वो कितनी है, वी नॉट बाई जेड ना। तो अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर रूट टू इंटू रूट टू, टू आ जाएगा, 2z स्क्वायर इंटू आर। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो वी नॉट बाई जेड है, वी नॉट बाई जेड क्या होता है, आई नॉट। तो इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। ऐसे भी लिखा जा सकता है, विच इज एक्चुअली द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर। तो जो ओवरऑल सर्किट में जो पावर डिसिपेट हुई है, जो एवरेज पावर डिसिपेट हुई है, वो ये आंसर आया आपका। दैट इज ऑल्सो फाइन। इस तरीके से भी लिख सकते थे, जेड और आर की वैल्यू निकाल सकते थे, और ये आंसर आ गया विच इज एक्चुअली दिस। तो रजिस्टर में, बट इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितनी भी एवरेज पावर पूरे सर्किट में डिसिपेट होती है, सारी रजिस्टर में डिसिपेट होती है, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में भी हमने देखा था कोई पावर डिसिपेट नहीं होती है, क्योंकि उसमें एवरेज पावर डिसिपेशन 0 होता है। तो जितनी भी पावर डिसिपेट होगी रजिस्टर के अंदर ही होगी। तो यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे हैं, तो आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा, क्योंकि आई आर एम एस तो इसमें भी आई आर एम एस ही होगा, है ना मेरे बच्चों। तो दैट इज परफेक्टली ओके। तो यहाँ से हमारे को एवरेज पावर वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे और होती है, जो हमारे स्कूल के एग्जाम में बहुत बार हमसे पूछ ली जाती है, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बात है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना चाहता। मैथ्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो या फिर कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आपको उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक हिट करना, एंड ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर हम क्वालिटी फैक्टर ऑफ एन एलसीआर सीरीज सर्किट बात करें, तो एलसीआर सीरीज सर्किट का जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाय आर। अब ये होता क्या है, बेसिकली हम एलसीआर सीरीज सर्किट में ये चाहते हैं कि जो इसकी पीक वैल्यू ओमेगा नॉट पे आ रही है ना, इसके जस्ट ओमेगा नॉट से हल्का सा कोई भी चेंज आते ही जो वैल्यूज है वो बहुत कम हो जाए। तो वो बहुत कम होने के लिए हम कहते हैं कि क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर को हम जनरली ऐसे डिफाइन करते हैं, कितनी कम हो जाती है, हम कहते हैं करंट जो है, अगर पीक वैल्यू आई नॉट है तो आई नॉट बाई रूट टू करंट आपका हो जाए, उतनी ओमेगा आप फिगर आउट कर लो। तो यहाँ पे हम जनरली बोल देते हैं कि यार अगर ये डेल्टा ओमेगा है, तो यहाँ पे एक ओमेगा 2 विच इज ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा, और एक ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। इस तरीके से हम बोलते हैं। तो हम कहते हैं आई नॉट बाई टू करंट जो है वो वाली फ्रीक्वेंसी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। और अगर ओमेगा 2 ओमेगा 1 हमें पता चल जाए, तो हम जनरली एक टर्म बना देते हैं बैंड विड्थ, कि इतनी बैंड विड्थ में आपका करंट आई नॉट बाई रूट 2 से ज्यादा है, विच इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या फिर 2 डेल्टा ओमेगा। और जो हमारा ये जो टर्म होता है ना एक्चुअली जो क्वालिटी फैक्टर वाला, वो होता है ओमेगा नॉट अपॉन दी बैंडविड्थ, और जो बैंडविड्थ होती है वो हमने कितने डिफाइन किया थे, 2 डेल्टा ओमेगा। तो एसेंशियली ओमेगा नॉट तो आपको पता है 1/√LC है, इस डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो वो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू R/L आ जाती है, तो वहां से हम लोग इसे लिख लेते हैं। तो इसका जो प्रॉपर मैथमेटिक्स है वो हम लोग बाद में कर सकते हैं, तो कोई उसके टेंशन की बात नहीं है। अगेन ये बस इतना रिजल्ट याद रखने की कोशिश करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। अब इसमें बस एक फैक्टर ये आ जाता है कि हाउ टू मेक क्वालिटी फैक्टर ट्वाइस। अगर इस टर्म को ट्वाइस करना है
तो ये अगर ओमेगा नॉट एल बाई आर है हमारे पास है, तो मुझे बताइए हमारे पास तीन चीजें जो हम चेंज कर सकते हैं एलसीआर सीरीज सर्किट में। एल चेंज कर सकते हैं, सी चेंज कर सकते हैं, आर चेंज कर सकते हैं। तो ये बात तो समझ आती है कि अगर क्वालिटी फैक्टर को ट्वाइस करना है तो आर को आर बाई टू से रिप्लेस कर देंगे अगर हम लोग, तो क्वालिटी फैक्टर ट्वाइस हो जाएगा। ऐसे ये भी लगता है कि एल को एल बाई टू से रिप्लेस कर देंगे, सी को सी बाई टू से रिप्लेस कर देंगे। हाउएवर मेरे प्यारे बच्चों, ये बात गलत हो जाती है। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि एल को किस चीज से रिप्लेस करना चाहिए ताकि क्वालिटी फैक्टर ट्वाइस हो जाए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग इस बारे में सोच पा रहे हैं या फिर नहीं सोच पा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, ये इस तरीके से था। आई होप आप लोगों को ये समझ आया है एंड इससे आपका बहुत फायदा हुआ होगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो हिट लाइक बटन, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल द बेस्ट बच्चों, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।